ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ए गनस्लिंगर सिस्टम इन अ वर्ल्ड ऑफ मैजिक। अध्याय 71। धमाका। तारांकन। एक ऐसे प्रहार के साथ जिसका प्रभाव उसे पहले भी झेलना पड़ा था, येलेना को फिर से हवेली की दीवार से टकराया गया और दो वाइकर ने बिना समय गंवाए लगातार प्रहार किए। पंजे के वार के बाद पंजे के वार, और उन्हें यह महसूस करने में देर नहीं लगी कि उन्होंने जो भी चोट पहुंचाई थी वह लगभग तुरंत ठीक हो गई। उसे जो प्रहार झेलने पड़े वे निश्चित रूप से दर्दनाक थे, लेकिन जब हवेली को निशाना बनाया गया और उसके कुछ हिस्सों को नष्ट कर दिया गया तो जो दर्द उसे सहना पड़ा उसकी तुलना में येलेना ने दर्द को सहा। ऐसा कहने के बाद वह बार बार प्रहार से खुश नहीं थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसे सहना पड़ा क्योंकि वह अपने हमलावरों की तुलना में शारीरिक रूप से कमजोर और धीमी थी और उसे अपने टेंडल्स को फिर से संगठित करने के लिए समय चाहिए था। वह सभी प्रहारों के बीच से निकलने में कामयाब रही। तारांकन क्राका। तारांकन। टेंडल्स चटकने लगे और येलेना के सामने एक पर्दा की तरह दिखाई दिए। वह अपने शत्रु पर हमला करने ही वाली थी कि तभी उक्त शत्रुओं की मुट्ठियां पर्दे से टकराईं और वे वहीं जम गए क्योंकि अराजक ऊर्जा ने उन्हें चीर दिया। वे चिल्लाए और अपने अंदर के हिस्से को आक्रामक ऊर्जा से बचाने के लिए जल्दी जल्दी आगे बढ़े और उनकी व्यस्तता का फायदा उठाते हुए येलेना ने उन पर इतने शक्तिशाली प्रहार किए कि वे गिर पड़े, स्तब्ध रह गए, लेकिन उन्हें मारने से बचने के लिए पर्याप्त रूप से नियंत्रित थे। उसने अपने फटे हुए गाउन को देखा और फिर हेनरी की ओर देखा जहां उसे पीटा जा रहा था। उसने अपनी आंखें उस पर टिकाए रखीं और थोड़ी सी दृढ़ दृष्टि से एक हरा निशान जो केवल उसे दिखाई दे रहा था उसके शरीर से हट गया और उसे हेनरी से जोड़ दिया, उसे अपनी अमरता से पोषित किया और एक पल में उसके सभी घावों को ठीक कर दिया। हेनरी को पीटने वाले वाइकर ने अपने बार बार के प्रहार रोक दिए जब उसने देखा कि हेनरी ठीक होने लगा है। उसने उसके चेहरे के किनारे पर ऐसा वार किया कि त्वचा इतनी गहरी कट गई कि नीचे की हड्डी लगभग दिखाई दे रही थी, लेकिन वह बिना कोई निशान छोड़े तुरंत बंद हो गई। यह क्या है? उसने पूछा। हेनरी ने बस मुस्कुराया, हाइड्रा का डंक उठाया, उसके थूथन को वाइकर के जबड़े पर दबाया और ट्रिगर खींच दिया। गोली जोर से लगी और वाइकर को दूर फेंक दिया। इसने वाइकर के शरीर की रक्षा करने वाले तराजू को तोड़ दिया, लेकिन वाइकर के गले की संवेदनशील त्वचा को चीरने के लिए फटे और बिखरे हुए तराजू को मजबूर करके काफी आगे तक चली गई, जिसके परिणामस्वरूप घाव काफी चौड़ा था और जैसे ही ये लेस दैन एसिडिक दहन ग्रेटर दैन के एसिड से रंगा गया, घाव संक्रमित हो गया और कुछ ही सेकंड में वाइकर इसे पकड़ रहा था क्योंकि खून उसके मुंह में भर गया और अम्लीय हरे रंग के साथ बाहर टपकने लगा और अंततः उसने अपनी जान गंवा दी। किल रिवार्ड 100 एक्सपी। वाइकर किल बोनस जोड़ 1 ताकत 24-25 से ज्यादा। किल स्टील काउंट 6। अपनी ताकत में अंकों की वृद्धि और अपनी समान रूप से सक्षम चपलता के साथ अपनी काफी ताकत को जोड़कर हेनरी ने स्केल्ड वाइकर के शरीर को पीछे छोड़ दिया और 2 फ्लेम वाइकर के पीछे चला गया जो अभी भी जीवित थे। वे अभी भी उसके लक्ष्य थे। वाइकर कैप्टन एक फेरल मिस्टर के बगल में खड़ा था और दोनों अपने बल पर आई पूर्ण आपदा पर अपनी नाक से हवा निकाल रहे थे। यह उसकी चिंता का विषय नहीं था, कम से कम अभी तक तो नहीं। लेस देन रीलोड ग्रेटर दैन। हाइड्रा के डंक पर एक नीली रोशनी चमकी और उसे उसकी इन्वेंट्री में अभी भी बची हुई आखिरी 3 हाइड्रा की जीभ गोलियों से भर दिया। एक ज्वाला स्तंभ हेनरी पर हमला करने आया और उसके खतरनाक स्वभाव ने उसे चेतावनी दी कि वह किनारे की ओर छलांग लगाए और उससे बच जाए, लेकिन फिर वह मुस्कुराया। क्यों परेशान हो? उसने दौड़ना बंद कर दिया, अपनी बंदूकें अपनी इन्वेंट्री में रख लीं और अपने हाथों को अपने चेहरे के सामने क्रॉस करके आग की लपटों से बचने की कोशिश की। वे बहुत तेज जल रही थीं। उसकी शर्ट राख में बदल गई। उसकी पैंट और बंदूक की बेल्ट का भी यही हश्र होता अगर स्तंभ के टकराने के समय वह जिस कोण पर था और साथ ही ये तथ्य कि हमला उसके ऊपरी शरीर के हिस्से को सबसे ज्यादा निशाना बनाकर किया गया था वह न होता। हेनरी की त्वचा से सारा तरल पदार्थ सूख गया था और उसकी त्वचा कुछ ही सेकंड में जल गई थी, धंसी हुई और भयानक लग रही थी। आपने हिट पॉइंट खो दिए हैं। सिस्टम सटीक रूप से गणना करने में असमर्थ था कि हेनरी ने कितने हिट पॉइंट खो दिए क्योंकि यह उसके पास बचाए गए से कहीं ज्यादा था। साथ ही येलेना से उसके कनेक्शन ने उसके खोए हुए सभी हिट पॉइंट खोते ही वापस पा लिए, इसलिए अगली सूचना, आपने सभी खोए हुए हिट पॉइंट्स वापस पा लिए हैं। येलेना के साथ उसका संबंध और उसे अपनी सशर्त अमरता प्रदान करना ही वह कारण था जिसके कारण हेनरी ने हमले का सामना करने की हिम्मत की और जब सभी ने ध्यान से देखा तो उसकी सूखी त्वचा ने अपना सामान्य रंग वापस पा लिया। सभी क्षतिग्रस्त नसें और मांसपेशियां ठीक हो गईं और जलने से पहले जैसी ही अच्छी हो गईं। अब उसके पास शर्त नहीं थी। आखिर क्या हुआ? फ्लेम वाइकर में से एक ने कहा जब वह और उसके साथी हेनरी को चौड़ी आंखों से देख रहे थे। उन्होंने जो कुछ देखा उससे वे पूरी तरह से चौंक गए और फिर उन्हें एहसास हुआ उन्होंने आज ही कुछ ऐसा ही देखा था जब उनके आग के गोले के विस्फोट ने चुड़ैल की भुजा को नष्ट कर दिया था।
चुड़ैल, वे येलेना की ओर मुड़े, लेकिन उनके ध्यान भटकने के क्षण ने येलेना के टैंडल हमले को आने दिया, जबकि उन्हें इससे बचने का अवसर नहीं मिला। टैंडल्स ने सुरक्षात्मक फ्लेम फील्ड्स को मारा और उसके बाद हुई हिंसक प्रतिक्रिया ने फील्ड्स को नष्ट कर दिया। इससे पहले कि टैंडल्स के प्रभाव ने 2 फ्लेम वाइकर्स को मारा और उन्हें लगभग 2 सेकंड के लिए जगह पर जमने दिया, क्योंकि वे ये सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे कि अवधि उससे अधिक न हो। हेनरी ने उन्हें उस लड़ाई को पूरा करने का मौका नहीं दिया। उनकी इन्वेंट्री से उनके हाथ में कांस्य और सोने से रंगी रिवॉल्वर दिखाई दी और उन्होंने उनके सिर में 2-2 गोलियां चलाईं। उनकी रक्षा के लिए कोई फ्लेम फील्ड्स न होने के कारण हाइड्रा के डंक की कोई आवश्यकता नहीं थी। किल रिवार्ड 100 XP। किल रिवार्ड 100 XP। वाइकर किलर बोनस जोड़ 1 सहनशक्ति। सहनशक्ति 13-14 से ज़्यादा। वाइकर किलर बोनस जोड़ 1 चपलता। चपलता 23 ग्रेटर दैन 24। किल स्टील काउंट 8। अपनी कांस्य और सोने की बंदूक को अपने एक होल्स्टर में रखते हुए हेनरी ने अपनी इन्वेंट्री से एक मैना पोशन निकाला और अपने दूसरे हाथ में हाइड्रा का डंक निकालते हुए उसे पी लिया। आपने 20 मैना पॉइंट्स प्राप्त कर लिए हैं। मैना पॉइंट्स 60/90। वाइकर कैप्टन और अपने बगल में मौजूद फेरल मिस्टर के बारे में सोचे बिना हेनरी ने हाइड्रा के डंक की बैरल को उन 2 फेरल मिस्टर की ओर मोड़ दिया जिन्हें येलेना ने अचेत कर दिया था। दोनों उससे कुछ फीट दूर जमीन पर लेटे हुए थे। दोनों अपने अचेत होने से उबर रहे थे, तभी लेस दैन एसिडिक कंबशन ग्रेटर दैन के शॉट उन पर लगे और वे दोनों अपने विस्फोटित स्केल क्रैक के प्रभाव से उड़ गए। हेनरी ने अपनी कांस्य और सोने से रंगी बंदूक निकाली और उस दूर से अच्छी तरह से रखे गए शॉट्स के साथ उन्हें खत्म कर दिया। उनके गिरते हुए शरीर से दूर देखते हुए आखिरकार कैप्टन पर ध्यान दिया। किल रिवार्ड 100 XP। किल रिवार्ड 100 XP। वाइकर किलर बोनस जोड़ 1 सहनशक्ति। सहनशक्ति 14-15 से ज़्यादा। वाइकर किलर बोनस जोड़ 1 सहनशक्ति। सहनशक्ति 15-16 से ज़्यादा। किल स्टील काउंट 10। वाइकर कैप्टन ने हेनरी को घूर कर देखा, लेकिन बहादुरी दिखाने के बावजूद उसे समझ में आ गया था कि वह कितना परेशान था। वह 15, जिसमें वह भी शामिल था, की सेना बनाने के लिए 14 लोगों के साथ आया था और उसके पास केवल एक ही बचा था जो उसकी आज्ञा का पालन कर सके। 2 दुश्मनों का सामना करना जो जाहिर तौर पर घायल नहीं रह सकते थे और इसलिए मरने में सक्षम नहीं लग रहे थे। धमाका, लातें, पंजे से वार, भयानक जलन, उन पर सब कुछ फेंका गया है और वे अभी भी खड़े हैं। मुझे पीछे हटने के बारे में सोचना होगा। सच में, मैं भी असफल होने वाला हूं, जैसा कि मेरे पहले दूसरे लोग हुए हैं। लानत है। हेनरी ने अपनी दोनों बंदूकें उठाईं और उन्हें वाइकर कैप्टन और उसके बगल में खड़े वाइकर पर तान दिया। दोनों की आंखों में हार मानने के भाव थे और वे हमला करने के लिए मुड़े। हालांकि कैप्टन के बगल में मौजूद जंगली मेस्टर का आकार वैसा ही था जैसा हेनरी ने अब तक मारे गए अन्य लोगों का था, लेकिन कैप्टन का उत्परिवर्तन फर का था। हेनरी को संदेह था कि कैप्टन के फर की सुरक्षा के लिए 1 से अधिक गोलियों की आवश्यकता होगी, जादुई हो या न हो, लेकिन फिर भी वह अपने अंदर पैदा हुए डर को दूर नहीं कर सका। कैप्टन उससे ज्यादा ताकतवर था, ये बात सिर्फ आभा से ही साफ थी। जिस तरह से वह कुंडलित था, उससे हेनरी को भी लगा कि वह उससे भी तेज है, लेकिन हेनरी चिंतित नहीं था। उसकी उंगली हाइड्रा के डंक के ट्रिगर पर टिकी हुई थी, जिसमें सिर्फ पर्याप्त मैना पॉइंट और सिर्फ पर्याप्त हाइड्रा की जीभ की गोलियां एक थीं, जिससे एक आखिरी लेस दैन एसिडिक कंबशन ग्रेटर दैन शॉट लग सके। साथ ही येलेना ने उसका साथ दिया। एक ऐसी लड़ाई में जहां उसे मारा नहीं जा सकता था, स्टेट के अंतर महत्वहीन थे और जैसे ही वह एक शॉट मार पाता, सब खत्म हो जाता। यहाँ उसके पास सारी शक्ति थी और वह अपनी सीमा तक इसका इस्तेमाल करने के लिए तैयार था। लेकिन तभी जब येलेना ने अपनी और ताकतें जुटाईं और उसे मदद देने के लिए तैयार हो गई, ये सब कुछ ऐसा था जो उसे वैसे भी अपने आप ही करना था। एंगस अपने चेहरे पर एक प्रसन्न मुस्कान के साथ हेड्रॉन मैंशन से बाहर निकल आया। ठीक है, मुझे लगता है कि हम यहीं रुक सकते हैं, उसने कहा और उसके शब्दों की कमान ने हेनरी और वाइकर्स को जकड़ लिया, जिससे उन्हें सभी हमले रोकने पर मजबूर होना पड़ा। हाँ, ये काफ़ी दूर है, शाबाश येलेना और हेनरी, लेकिन मैं इसे यहीं से आगे बढ़ाऊंगा। वाइकर कैप्टन ने उन शब्दों के वक्ता की दिशा में देखा जो उसे रोकने में कामयाब रहे थे, और जब उनकी आंखें एंगस की छाती पर बैंगनी रंग के स्पंदनशील रत्न पर पड़ीं, तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। लगभग ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी जीवित वाइकरों को चिढ़ाना चाहता था। एंगस ने अपनी शर्ट को उतना बटन नहीं लगाया था जितना कि आने वाले हमले की खबर देने के लिए आने पर लगाया था। उसने अपनी छाती को भी बाहर निकाला और अपने हाथों को अपनी जेबों में ठूंस लिया, और उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी, जैसे वह करीब आ रहा था। तुम, वाइकर कैप्टन ने कहा। हाँ, एंगस ने शांति से कहा, मैं एंगस डायोनेसियो, वाइकर कैप्टन ने कहा। एकमात्र, एंगस ने कहा, और उसने देखा कि वाइकर कैप्टन ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि उसने अपने शरीर पर नियंत्रण पा लिया था और उछलने के लिए कुंडलित हो गया था। एंगस बेफिक्र था।
15 वाइकरों का सामना करना, जिसमें कोई और नहीं बल्कि गैंग के सदस्य थे, जिनमें आमतौर पर कोई जादू नहीं था, मौत और निश्चित हार का कारण बनता। इसके बजाय ये लेना कि ऐसा करने से सब कुछ लाभ ही हुआ और कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर भी एक वाइकर के खिलाफ ठीक है, शायद 2 एंगस को जीत का भरोसा था, खासकर तब जब दोनों ने अभी तक खुद को उसकी स्पेल बाइंडिंग की शक्ति से सील करने के बारे में नहीं सोचा था। उन भड़कीले उत्परिवर्तनों से छुटकारा पाओ, उसने कहा। कमान ने 2 वाइकरों को जकड़ लिया और उनके शल्क और फर उनके शरीर में वापस धंस गए। कैप्टन के बगल में मौजूद वाइकर के शल्कों से सुरक्षित न रहने पर एंगस ने तुरंत अपनी बंदूक उठाई, निशाना साधा और गोली चला दी। वाइकर ने चौड़ी आंखों से देखा कि जिस आखिरी व्यक्ति को उसे आदेश देना था और संभवतः उसकी पीठ पर नजर रखनी थी, उसका सिर उसकी गर्दन के ऊपर आक्रामक रूप से झटका लगा, इससे पहले कि वह गिर गया और धमाके से जमीन पर गिर गया। गोलियों के छेदों से खून और मस्तिष्क पदार्थ बाहर निकल रहे थे। तुम, कैप्टन चौंक गया और उसकी उंगलियों से पंजे निकलने लगे। चुप हो जाओ, एंगस ने कहा, और वाइकर जो भी बड़बड़ाने वाला था, वह उसके गले में अटक गया। एंगस की नज़र पंजों पर गई और उसने भौहें सिकोड़ लीं। मुझे याद नहीं है कि मैंने तुमसे कहा था कि उन्हें वापस लाना ठीक है। एंगस बीच में ही रुक गया क्योंकि वाइकर अचानक उसके सामने आ गया था। वाइकर कैप्टन ने पंजे वाला हाथ बढ़ाया और एंगस के मुंह को पकड़ लिया और फिर अपने शरीर की सारी ताकत को अपने हाथ में डालकर उसे पीछे धकेल दिया। कैप्टन के चेहरे पर एक प्रसन्न मुस्कान थी। वह आखिरी था लेकिन शायद वह बच जाए। उसने जल्दी से काम किया था। उसे बस इतना करना था कि चोर की छाती से सामान को खींचकर भाग जाना था, इससे पहले कि जादू की बंदूक चलाने वाला या चुड़ैल कोई प्रतिक्रिया दे सके। जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसे पता चल गया कि यह विचार कितना वास्तविक था, और फिर भी एंगस को चुप कराने की खुशी ने उसके एड्रेनालाइन को बढ़ा दिया था और उसने अपनी नासमझ योजना को लागू करने के लिए सभी उचित विचारों को बंद कर दिया। हेनरी ने गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन एंगस ने उसे रुकने का संकेत देने के लिए हाथ बढ़ाया। वाइकर कैप्टन के धक्के के बल पर एंगस कुछ कदम पीछे हट गया, लेकिन उसने जल्द ही अपने घुटनों को जकड़ लिया और खुद को और पीछे धकेलने से मना कर दिया। कैप्टन ने अपनी बांह पीछे खींची और अपने पंजे वाली उंगलियों को एंगस की छाती की ओर मारा, लेकिन गैंग लीडर ने पंजे के संपर्क में आने से पहले ही दुश्मन की कलाई पकड़ ली और हाथ को घुमा दिया। एंगस ने अपनी बंदूक कैप्टन की छाती पर तान दी और 2 गोलियां चलाईं, लेकिन दोनों गोलियां फर वाली छाती पर जाकर लगीं। बेशक एंगस ने बिना किसी आश्चर्य के सोचा, ये साधारण फर की तरह लग सकता है, लेकिन गैर जादुई धातु हमेशा जादुई रूप से संरक्षित सतहों के खिलाफ विफल हो जाएगी। इसे मुझे दे दो, कैप्टन ने चिल्लाते हुए अपने शब्दों को अपने सीने में गड़गड़ाहट के साथ विराम दिया, क्योंकि उसने एंगस के मुंह पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी, चोर की खोपड़ी को तोड़ने के इरादे से, जिसे वह अपनी श्रेष्ठ शक्ति मानता था। एंगस ने ठहाका लगाया। वह अभी भी बात नहीं कर पा रहा था, लेकिन जिस तरह से उसने अपना सिर झुकाया उससे उसका संदेश काफी अच्छी तरह से पहुंच गया। मैं क्यों करूंगा? फिर से कैप्टन ने एंगस की छाती पर पड़ी वस्तु पर पंजे वाला हाथ बढ़ाया और फिर से एंगस ने उसे एक तरफ पटक दिया। हालांकि पहले के विपरीत कैप्टन जल्दी से ठीक हो गया और फिर से कोशिश करने के लिए वापस लौटा, जिससे हाथापाई शुरू हो गई क्योंकि वे दोनों ऊपरी हाथ हासिल करने के लिए युद्धाभ्यास कर रहे थे। इस आदान प्रदान का अंत एंगस द्वारा कैप्टन की कलाई को पकड़कर इतनी जोर से दबाने से हुआ कि वह दर्द से कराहने लगा। अघे तुम कमीने, कैप्टन ने अपनी कलाई को एंगस की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया। इसके बाद एंगस ने अपनी बंदूक को वापस अपने होलिस्टर में ठूंस दिया और उस जोड़ पर वार किया जहां वाइकर कैप्टन की बांह उसके कंधे से टकरा रही थी। आह! वाइकर चिल्लाया और एंगस का मुंह छोड़ दिया, लेकिन एंगस ने उसे पीछे नहीं हटने दिया। इसके बजाय उसने अपनी कलाई पर पहले से ही पकड़ी हुई पकड़ का इस्तेमाल करके वाइकर को अपने करीब खींचा और फिर छलांग लगाकर उसके जबड़े में घुटना घुसा दिया। घुटने के प्रहार के प्रभाव से कैप्टन का सिर पीछे की ओर गिरा, लेकिन फिर भी एंगस ने उसे पीछे की ओर गिरने नहीं दिया और कलाई को जोर से झटका देकर उसने उसे अपने करीब खींचा, किनारे की ओर खिसकाया, उसके सिर के पिछले हिस्से को पकड़ा और उसके चेहरे को इतनी जोर से जमीन पर पटका कि टूटी हुई नाक की दरार की आवाज गैंग के सदस्यों को अभी भी हेड्रॉन मैंशन के अंदर सुनाई दे रही थी। एंगस ने वाइकर की बांह को मोड़ा, उसे तोड़ दिया और जैसे ही उसके शिकार की दर्दनाक कराहें जमीन पर दब गईं, एंगस ने उसके सिर पर 3 बार जोर से रौंदा। तारानकन बम, तारानकन, तारानकन बम, तारानकन, तारानकन बम, तारानकन। हर वार के साथ पहले से ही बुरी तरह क्षतिग्रस्त चेहरा और भी क्षतिग्रस्त हो गया, इस हद तक कि वाइकर कैप्टन के विद्रोह का हर कृत्य अभी भी शांत हो गया। वहीं रुको, एंगस ने धीरे से कहा जब उसने कैप्टन को पलटा और उसके टूटे हुए और खून से सने रोएंदार चेहरे को देखा। वाइकर कैप्टन की आंखें उसके सिर के पीछे की ओर मुड़ी हुई थीं और उसकी उंगलियां हिल रही थीं जैसे वह जमीन से उठने के विचार को पाल रहा हो। एंगस ने दूसरे हाथ को पकड़ा और इस तरह के विचारों को एक जोरदार मोड़ से खत्म कर दिया जिससे वह टूट गया।
वायकर ने चिल्लाने की कोशिश की लेकिन एंगस ने अपने पैर को उसके चेहरे पर इतनी जोर से मारा कि उसकी आवाज़ दब गई, जिससे उसके दांत टूट गए। नुकीले दांत और सब कुछ। दांत पीसते हुए और अपनी बैंगनी आंखों में द्वेष के साथ चमकते हुए एंगस ने कहा, बंद करो, बंद करो। वह शापित उत्परिवर्तन। एंगस के स्पेलबाइंडिंग के आदेश का पालन करने के लिए मजबूर होकर वायकर कैप्टन ने अपने फर को अपने शरीर में वापस खींच लिया और गोलियों से सुरक्षा के साथ जो उसे मिली थी अब वह खत्म हो गई। वह एंगस की दया पर था जिसने अपनी पिस्तौल अपने होलिस्टर से निकाली और उसके दोनों घुटनों पर गोली मार दी। एंगस ने सिर्फ एक बार गोली नहीं चलाई, उसने अपने सिलेंडर के बाकी हिस्से को इस हद तक खाली कर दिया कि दुश्मन के घुटने पूरी तरह से नष्ट हो गए और ऐसा लग रहा था कि वे फिर कभी उसका वजन नहीं उठा पाएंगे। आह! कैप्टन चिल्लाने लगा। चुप रहो, एंगस ने आदेश दिया और कैप्टन का मुंह बंद हो गया और उसकी आंखें उभरी हुई थीं और वह अपने सिर में दर्द को चिल्लाते हुए कह रहा था। ऐसा लग रहा था कि एंगस अभी भी संतुष्ट नहीं था क्योंकि उसने वाइकर के सिर को फिर से जमीन पर पटक दिया और लगभग एक क्रूर मुस्कान के साथ देखा जब उसके शिकार की आंखें अभी भी उभरी हुई थीं और वह अभी भी उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए मजबूर करते हुए आदेश के विरुद्ध संघर्ष कर रहा था। हेनरी ने ये सब उत्सुकता से देखा। दुश्मन के साथ क्रूरता करना उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। वास्तव में एक सामान्य दिन पर वह एंगस का सम्मान करता क्योंकि उसने सिर्फ इसलिए अपने मुक्के नहीं रोके क्योंकि दुश्मन पहले से ही नीचे गिर चुका था। ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि किसी कारण से हेनरी उस समय एंगस के बारे में अच्छा नहीं सोच पा रहा था। डेवन, चार्ल्स, डाना, स्टीफन और ट्रिस अब हेड्रॉन मैंशन के प्रवेश द्वार पर थे। बाकी लोग वहीं रुके और देखते रहे लेकिन डेवन ऐसे चलता रहा जैसे उसे बुलाया गया हो। उसने हेनरी की तरफ देखा और करीब आ गया। उसकी आंखों में प्रशंसा के भाव थे और साथ ही हेनरी की मूर्खता पर चुनौती भी थी। तुम यहाँ क्यों थे? उसने पूछा। उसे तुम्हारी ज़रूरत नहीं थी। हेनरी ने कुछ नहीं कहा। वास्तव में जिसने भी देखा उसे उसकी ज़रूरत नहीं थी। येलेना ने जिस तरह से 3 वाइकर को मारा उससे पता चलता है कि वह अपने आप में काफ़ी थी लेकिन एक ज़्यादा तेज़ नज़र वाला व्यक्ति भी देख सकता था कि मारने के बाद वह कैसी दिख रही थी। उन्हें पता चल जाता कि अब से वह और हत्याएं करने से बचती है। हेनरी ने देखा कि येलेना जहां खड़ी थी वहां वह अब नहीं थी। उसने देखा कि वह ट्रिस और डाना को पीछे छोड़कर मैंशन में चली गई। डेवोन, एंगस ने ज़मीन पर पड़े और बहुत घायल वाइकर की ओर हाथ हिलाते हुए भावशून्य स्वर में पुकारा, उसे अंदर ले आओ। तुम उसे नहीं मारोगे? डेवोन ने पूछा। हेनरी ने उस सवाल का समर्थन किया। मैं ऐसा क्यों करूंगा? एंगस ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा जब उसने वाइकर कैप्टन की छाती पर हाथ रखा और उसके शरीर में एक अजीब बैंगनी ऊर्जा प्रवाहित की। उसे मारना बेकार होगा, हमें उससे बहुत कुछ पूछना है। एंगस ने वायकर कैप्टन पर जो भी बैंगनी ऊर्जा का इस्तेमाल किया था उसने उसे नम्र बना दिया और उसे अंतरिक्ष में घूरते हुए छोड़ दिया, जबकि डेवोन ने उसे जमीन से उठाया और उसे हवेली में ले गया। तो हेनरी, एंगस ने हेनरी के चेहरे पर अपनी बैंगनी आंखें घुमाते हुए कहा, तुम्हें कब से पता है? मुझे कब से पता है? हेनरी ने पूछा। अपनी आंखों के कोने से उसने देखा कि दाना और चार्ल्स पूरे प्रांगण में मृत वायकरों के शवों पर चल रहे थे, उनमें सोना ढूंढ रहे थे जैसा कि उन्होंने पिछली बार पाया था। बेशक स्क्रीन पर एक बटन के एक साधारण क्लिक के साथ जिसे केवल वह देख सकता था, हेनरी ने यह सब अपने लिए ले लिया था। 14 मृत वायकरों से 1350 सोना। बुरा नहीं है। तुम्हें हमारी निवासी चुड़ैल के रहस्य के बारे में कब से पता है? एंगस ने पूछा। हो सकता है कि उसने अब तक इसका उल्लेख करना जरूरी न समझा हो, लेकिन एंगस ने देखा कि हेनरी ही एकमात्र व्यक्ति था जो येलेना की कथित अमरता के बारे में उसके खुलासे से हैरान नहीं था। वास्तव में उसने सहजता से अंतर्दृष्टि प्रदान की। एंगस की बैंगनी आंखें हेनरी की काली आंखों में घुस गईं, लेकिन हेनरी ने बिना किसी बदलाव के उसे घूरते हुए देखा और सच्चाई से उत्तर दिया, थोड़ी देर, और आपने ये जानकारी साझा करने के बारे में नहीं सोचा? एंगस ने पूछा। मुझे नहीं लगा कि यह महत्वपूर्ण है, हेनरी ने कंधे उचकाते हुए कहा, और एक आवेग में उसने कहा, इसके अलावा मुझे नहीं पता था कि आप उसे एक रक्षक कुत्ते के रूप में उपयोग करने पर विचार करेंगे। एंगस ने भौहें सिकुड़ी और उसकी आंखें चमक उठीं, लेकिन फिर उसने एक आह भरी। ठीक है, लेकिन आप क्या पसंद करते? कि वह कुछ न करे और हम में से और लोगों को मरने दे? हेनरी ने कुछ नहीं कहा। उसे यकीन नहीं था कि वह क्या पसंद करता। वह इस बात से पूरी तरह वाकिफ था कि वह डायोनिसियो गैंग का हिस्सा बनने के लिए बस किसी वास्तविक प्रेरणा के बिना काम कर रहा था, सिवाय उन यादों के जो उसे विरासत में मिली थीं। ऐसी यादें जिनसे उसका कोई वास्तविक लगाव नहीं था। वह गैंग के साथ रहा क्योंकि जब वह पहली बार इस दुनिया में आया था तो उसके लिए यहाँ रहना समझदारी थी। साथ ही वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि उसे योजनाएं बनाने की ज़रूरत नहीं थी। डकैती और पैसे कमाने की योजनाएं बनाने की ज़रूरत नहीं थी। एंगस ने इसका ध्यान रखा जैसा कि वह हेनरी मॉर्गन के इस दुनिया में आने से पहले हमेशा करता था, और हेनरी को प्रवाह के साथ चलने में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब उसे लगने लगा था कि अगर वह ज़्यादा एजेंसी लेता तो बेहतर होता।
अब समय आ गया था कि वह अपने जीवन में चल रही चीज़ों में ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभाए। मैं अभी निक्स पर सवार होकर भाग सकता हूँ, हेनरी ने सोचा और फिर उसने गैंग के सदस्यों की तरफ देखा। उसने हवेली को देखा और येलेना के बारे में सोचा जो अभी भी आज़ादी की कामना करती थी और उसे याद दिलाया कि उसे मारने की एक स्थायी खोज थी और उसने आह भरी। मैं किससे मजाक कर रहा हूँ? मैं नहीं जा सकता, मैं बहुत गहरे में फंस गया हूँ, मुझे इसे पूरा करना है। एंगस ने हेनरी के मौन के क्षण को अपना उत्तर मान लिया और उसका कंधा पकड़ लिया। निर्णय तो लेने ही थे। इसके अलावा तुमने देखा कि विकल्स ने हवेली के साथ क्या किया। उसे किसी भी तरह से कदम उठाना ही था। हेनरी की भौहें इस पर सिकुड़ गईं। क्या वह ऐसा करेगी? उसने सोचा। येलेना 3 शताब्दियों से अधिक समय से रह रही थी और उसने खुद कहा था कि वह हवेली से मुक्त होना चाहती है और फिर भी वह हवेली को ढहने से बचाने के लिए आगे आए, भले ही इससे उसे वह स्वतंत्रता मिल जाती जो वह चाहती थी। एक रुग्ण स्वतंत्रता, लेकिन फिर भी स्वतंत्रता। वह मरना नहीं चाहती, हेनरी ने निश्चितता के साथ सोचा। वह स्वतंत्र होना चाहती है। हेनरी ने हवेली की ओर देखा, दीवारों को देखा जिन्हें वाइकर ने नष्ट कर दिया था और अपनी बंदूक पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई क्योंकि उसके होंठ एक दूसरे से कसकर चिपके हुए थे। मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, उसने फैसला किया। तुम्हें मारने के लिए सिस्टम के गैर वैकल्पिक क्वेस्ट को बकवास करो। मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। मुझे अभी तक नहीं पता कि कैसे, लेकिन मैं करूंगा। चलो, एंगस ने कहा। ऐसा लग रहा था कि उसने हेनरी की बंदूक की जकड़न या कड़े होंठों को नहीं देखा था और बस हेड्रॉन हवेली में जाने का रास्ता दिखाया। हेनरी ने अपनी बंदूकें अपने होल्स्टर में डालने के बाद उसका पीछा किया। जैसे ही उसने हवेली में कदम रखा, उसे सिस्टम से एक अलर्ट मिला। वैकल्पिक खोज, नरकीय साथी, पूर्ण। किल स्टील की संख्या 10, आपको कुल 1500 एक्सपी का बोनस मिला है। आपका स्तर ऊपर हो गया है। आप अब स्तर 10 पर हैं। हिट पॉइंट अधिकतम 100 तक बढ़ गया। मन पॉइंट अधिकतम 110 तक बढ़ गया। आपको आवंटित करने के लिए 6 स्टेट पॉइंट मिले हैं। अब आपके पास 18 असंबद्ध स्टेट पॉइंट हैं। अब जब आप स्तर 10 पर हैं और अपने नए शरीर के साथ ठीक से तालमेल बिठा चुके हैं, तो आपको अब दैनिक खोज पूरी करने की आवश्यकता नहीं होगी। नोट: ये परिवर्तन के अधीन है यदि आपके शरीर में कोई बड़ा परिवर्तन होता है जिसके लिए आपको खुद को फिर से परिचित करने की आवश्यकता होती है। शुभकामनाएं। हेनरी ने अपना ध्यान सबसे ज्यादा आखिरी नोटिफिकेशन पर केंद्रित किया, लेकिन उसने पाया कि वह इतना परेशान नहीं था। अब उसकी एक्सपी ज़रूरतें इतनी ज़्यादा थीं कि उसे संदेह था कि डेली क्वेस्ट पूरा करने पर उसे मिलने वाले 10 एक्सपी का कोई मतलब नहीं था। बेशक उसने कुछ नियमित अभ्यास अपनाए थे, जैसे ध्यान, जिसे वह बिना किसी प्रोत्साहन के भी अपने आप जारी रखने वाला था, लेकिन कुल मिलाकर मुझे नहीं लगता कि मैं इसे मिस करूंगा। कुछ मिनट बाद डायोनिसियो गैंग के मुख्य सदस्य मीटिंग हॉल में थे, जबकि बंद दरवाजे के पीछे पूरा मैंशन परिसर जयकारे और बातचीत से गूंज रहा था, क्योंकि नए लोग चर्चा कर रहे थे कि उन्होंने अभी क्या देखा है। जो लोग ढहती ईंटों से घायल हुए थे, उन्होंने अपने घावों की देखभाल करने की भी जहमत नहीं उठाई। उन्होंने शराब निकाली और आज जो जादू देखा था उसे बेहतर ढंग से समझने के लिए किंवदंतियां बनाते हुए शराब पी। हेनरी ने अपना नाम कई बार सुना। बहुत जोर से, डाना ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा। तुम्हें चीयर्स पसंद नहीं है? स्टीफन ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। डाना ने अपनी जीभ चटकाए। चीयर्स की परवाह कौन करता है? कोई सोना नहीं था, उनमें से किसी पर भी एक भी सोना नहीं था, उसने कहा और बताया कि उसे किस बात से परेशानी हो रही थी। उसके छोटे बाल हर हरकत के साथ हिल रहे थे। डेवन ने वाइकर कैप्टन को मोटी रस्सियों से एक कुर्सी पर बांध दिया और फिर उसके कपड़ों के अंदर की तलाशी ली। आखिरकार उसने 2 मुट्ठी सोना निकाला और मेज पर डाल दिया। इस आदमी के पास थोड़ा सोना था, उसने कहा। डाना ने उपहास किया। वह अभी भी निराश थी और किसी कारण से उसकी नज़र हेनरी पर चली गई। क्या? हेनरी ने अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए पूछा। तो मुझ पर फिर से शक नहीं कर सकते? डाना को उस पर शक था। वह खुद को ये कहने के लिए नहीं ला सकी, खासकर तब जब उसका संदेह बेमतलब था। इसलिए इसके बजाय उसने अपनी आंखों को उसके चेहरे से उसकी छाती तक घूमने दिया और फिर उसकी आंखें नीचे की ओर चली गईं क्योंकि उसकी निगाहें लंबी होती गईं। हेनरी ने अपना सिर एक तरफ झुकाया। कुछ ऐसा मिला जो तुम्हें पसंद हो? उसने पूछा। डाना की आंखें धीरे धीरे ऊपर उठी जब तक कि वे उसके चेहरे पर वापस नहीं आ गईं। शर्ट पहन लो, उसने कहा। नहीं, हेनरी ने सरल और निश्चित रूप से उत्तर दिया। ट्रिस ने उसके जवाब पर मुस्कुराया और अपने आप को उसके नंगे धड़ को देखने दिया, इससे पहले कि वह गैंग के बाकी सदस्यों के साथ एंगस को देखे, जो वाइकर कैप्टन के झुके हुए और बंधे हुए शरीर के पास पहुंच गया। तुमने उसके साथ क्या किया वैसे? डेवन ने वाइकर में पहले एंगस द्वारा डाली गई बैंगनी ऊर्जा का जिक्र करते हुए पूछा। मैंने उसे अपने साथ जोड़ लिया, उसके दिमाग को अपनी इच्छा के अधीन कर दिया, एंगस ने कहा। तुम ऐसा कर सकते हो? डेवन ने अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए पूछा। जाहिर है, एंगस ने कहा। यह उन चीज़ों में से एक थी जो वह सीख रहा था कि विनकुलम के साथ संभव है।
उसे लग रहा था कि इसका कुछ संबंध इस बात से था कि ब्लैक मैनर के लॉर्ड मॉड एलेरिक को ये क्यों चाहिए था। एंगस ने अपनी उंगलियां चटकाईं और वाइकर कैप्टन का झुका हुआ शरीर अचानक ऊपर उठा और वह खुद को छुड़ाने की कोशिश किए बिना कुर्सी पर सीधा हो गया। उसकी आंखें बेजान थीं और एक फीके बैंगनी रंग की थीं। तुम्हारा लॉर्ड अपनी वस्तु वापस पाने के लिए कितना दृढ़ है? एंगस ने पूछताछ शुरू करते हुए पूछा। बहुत, वाइकर ने सुस्त स्वर में उत्तर दिया। वह इसके पीछे कितने वाइकर भेजने के लिए तैयार है? एंगस ने पूछा। जितने की आवश्यकता होगी उतने। मुझे एक नंबर चाहिए, एंगस ने जोर दिया। 5। वह थोड़ा? एंगस ने पूछा। वाइकर ने उत्तर देने में 1 सेकंड लिया और फिर कहा, अन्य उपलब्ध नहीं हैं। आखिरी बार मैंने सुना था वे सभी अभी भी डंगोन के अंदर लड़ रहे थे। कालकोठरी? डेवोन ने पूछा और वह और अन्य लोग उलझन में दिखे। वह क्या है? क्या वे बड़े महलों के तहखानों में पाए जाने वाले जेलों की तरह हैं? ट्रिस ने पूछा। मुझे लगता है कि वे ब्रिग्स हैं, स्टीफन ने कहा। ब्रिग्स महलों के नीचे नहीं बल्कि जहाज़ों पर होते हैं, डाना ने कहा। कालकोठरी जेल हैं। तो क्या वे वाइकर जो मॉड एलेरिक की सेवा कर रहे हैं, वे तहखाने की जेलों में एक दूसरे से लड़ रहे हैं? हेनरी ने पूछा और यह सुनकर मुस्कुराया कि यह कितना हास्यास्पद लग रहा था। किसी के पास वास्तविक उत्तर नहीं थे, इसलिए सभी की निगाहें एंगस पर चली गईं। एकमात्र व्यक्ति जो भ्रमित नहीं दिख रहा था। उसने महसूस किया कि उसकी ओर कोई नजर आ रहा है और उसने समझाया। कालकोठरी कई चीजें हैं, युद्ध के मैदान, शिकार के मैदान, खजाने के भंडार, अन्वेषण के क्षेत्र, लेकिन वे लगभग हमेशा सभी प्रकार के खतरों से भरे होते हैं। कालकोठरी के भीतर का वातावरण हमारे अपने वातावरण से अलग है। यह एक साथ आक्रामक और गले लगाने वाला है और यह माना जाता है और लंबे समय से परखा हुआ है कि डंगोन के भीतर की कठिनाइयों से बचने से विशेष लोग, चाहे वे पैदा हुए हों या बनाए गए हों, मजबूत बनते हैं। डेवन ने अपने जबड़े पर हाथ रखते हुए कहा। यह पहली बार था जब उसने ऐसा सुना था और यही बात दूसरों के लिए भी थी। क्या आप पहले भी इसके अंदर गए हैं? चार्ल्स ने एंगस की ओर एक तीखी नज़र से पूछा जिसने सिर हिलाया। 1 या 2 बार। उस मामले के सुलझने के बाद सभी की जांच करने वाली नज़र वाइकर कैप्टन पर लौट आई, जिसकी सुस्त बैंगनी आंखों में अभी भी बेजान नज़र थी। डंगोन में कितने लोग लड़ रहे हैं? 30, शायद 40। लेकिन 100 नहीं, एंगस ने स्पष्ट रूप से पूछा। नहीं, वाइकर कैप्टन ने कहा, 100 नहीं। देखा, एंगस ने दूसरों की ओर देखते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था। चार्ल्स ने इस पर भौहें सिकोड़ी लेकिन कुछ नहीं कहा। एंगस अपने जबड़े को सहलाते हुए सीधा हुआ। तैयारी के लिए 1 हफ्ते का समय और मेरा नाम, साथ ही गैंग का नाम, बदनामी में फैलते हुए सुनने के बाद मॉड एलेरिक ने जितने वाइकर भेज सकते थे भेजे, जबकि अभी भी कुछ संख्या अपने पास रखी। डंगोन के भीतर का इलाका बहुत रहस्यमय हो सकता है, इसलिए शायद उसे पता नहीं है कि उसके वाइकर कब वापस आएंगे। अब सवाल यह है कि क्या हमें इंतज़ार करना चाहिए और हमारे अच्छे नाम को अपना काम जारी रखने देना चाहिए और येलेना को हमारे लिए और दुश्मनों को यहाँ बुलाने देना चाहिए, या हमें हमला करने का मौका लेना चाहिए? येलेना के जिक्र पर हेनरी ने एंगस की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और गैंग लीडर के दिमागी गिया को घिसने दिया। हमें इंतज़ार करना चाहिए, डेवोन ने कहा और जब उसकी नज़र उस पर गई तो उसने अपना गला साफ किया और कहा, 40, 50, 70। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मॉड एलेरिक कितने भेजता है। हम सभी ने देखा है कि येलेना क्या करने में सक्षम है। वह उन सभी को खत्म कर सकती है। सहमत, दाना ने कहा। हम जो कर रहे हैं उसे जारी रखते हैं और दुश्मन को हमारे पास आने देते हैं। बेशक, आप आसान रास्ता अपनाना चाहेंगे, हेनरी ने मानसिक रूप से उपहास करते हुए सोचा। ईमानदारी से, उसने डेवोन या दाना को दोष नहीं दिया। अगर उसे नहीं पता होता कि वह येलेना के बारे में क्या जानता है तो वह शायद यही सुझाव देता, लेकिन आज एक उदाहरण था कि जब दुश्मनों का एक बड़ा समूह आता है और दूर से हवेली पर हमला करता है तो क्या हो सकता है। गैंग हवेली के विनाश से बच सकता है, लेकिन येलेना नहीं। उसने एंगस को देखा और पाया कि एंगस भी उसे देख रहा था। वह गैंग लीडर की बैंगनी आंखों में देखकर बता सकता था कि एंगस भी ऐसा ही सोच रहा था। एंगस हवेली के साथ येलेना के बंधन के बारे में जानता था और वह जानता था कि अगर 20 या 30 वाइकर इसे नष्ट होते देखना चाहते हैं तो क्या होगा। उसे शायद उन सभी के खिलाफ लड़ने का मौका भी न मिले, इससे पहले कि सब कुछ ध्वस्त हो जाए नीचे। येलेना के बिना एंगस जानता था कि उसे उस भीड़ का सामना करना पड़ेगा, और इस विचार ने उसे गर्मजोशी और मधुर विचार नहीं दिए। मुझे नहीं लगता कि हमें इंतजार करना चाहिए, हेनरी ने अचानक कहा और खुद पर ध्यान आकर्षित किया। क्यों नहीं? ट्रिस ने पूछा। उसने कोई इनपुट नहीं दिया था, लेकिन वह डेवोन और दाना के साथ मौन सहमति में थी। क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे पीछे कोई और भेजा जाएगा या नहीं, हेनरी ने कंधे उचकाते हुए कहा। हमने पहले ही 20 से अधिक वाइकर को मार दिया है। अब हमारे पास आश्चर्य का तत्व नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मॉड एलेरिक अब हमें कम आंकता है।
आपको क्या लगता है कि उसे यह एहसास होने में कितना समय लगेगा कि अपने आदमियों को दूर दूर तक फैलाने के बजाय उन्हें पास रखना बेहतर होगा? हेनरी ने एंगस की ओर देखा और उसने देखा कि गैंग लीडर ने सहमति में अपना सिर उसकी ओर झुकाया। ये वही था जो उसने दूसरों के दिमाग को रुकने के विचार से दूर करने के लिए कहा होगा। स्टीफन ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं हेनरी से सहमत हूं। अगर मॉड जैसा लॉर्ड थोड़ा भी होशियार होता तो वह पहले ही नोट कर लेता। उसने 20 से ज़्यादा वाइकर खो दिए। ट्रिस ने बताया, मुझे लगता है कि वह कम से कम बदला तो लेना चाहेगा और तब तक भेजता रहेगा जब तक उसे बदला न मिल जाए। एंगस ने हंसते हुए कहा और उसके चेहरे पर मुस्कान के बावजूद उसकी आंखों में उदासी थी। ट्रिस, तुम मानती हो कि वाइकर अपने निर्माताओं के लिए औजार से ज़्यादा कुछ नहीं हैं? वे नहीं हैं। वे सिर्फ अपने मालिक की आज्ञा का पालन करने के लिए मौजूद गुलाम हैं और उन्हें व्यक्तिगत आत्मसंरक्षण की कोई चिंता नहीं है। नहीं, अगर मॉड और वाइकर भेजता है तो ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि बेकार लोग हैं जो वह नहीं कर पाए जो उसने कहा था। वे उसी क्षण उसके लिए खो गए जब उन्होंने अपनी जान गंवा दी और अपने कामों में असफल हो गए। तुम ऐसे बात करते हो जैसे तुम उसे जानते हो, डाना ने कहा। मैं उसके प्रकार को जानता हूँ, एंगस ने आह भरते हुए कहा। अगर मॉड और वाइकर भेजेगा तो यह उसी कारण से होगा जिस कारण से उसने दूसरों को भेजा है। यह मेरी छाती पर विनकुलम के लिए होगा। हालांकि मुझे डर है कि हेनरी सही हो सकता है और वह अब और अधिक सतर्क होने के लिए बाध्य है। अगर वाइकर की उसकी पूरी ताकत डेंगॉन से वापस आती है और वह उन्हें अपने पास रखने का फैसला करता है तो हमारा महत्वपूर्ण लाभ खत्म हो जाएगा। आश्चर्य का कोई भी तत्व खो जाएगा या बेकार हो जाएगा। मैंने तुमसे धन का वादा किया था और केवल उस जागीर से ही हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो तुम सुझाव देते हो कि हम हमला करें? चार्ल्स ने कहा और उसके स्वर से यह स्पष्ट हो गया कि उसे लगा कि यह विचार आत्महत्या का है। एंगस ने सिर हिलाया और कुर्सी पर बंधे हुए वाइकर कैप्टन की ओर इशारा किया। उसके अनुसार हमें केवल 5 वाइकर की चिंता करनी है। अगर हम होशियार रहे और खुद मॉड एलेरिक के साथ रास्ता पार करने से बचें तो मुझे लगता है कि हम इसे पूरा कर सकते हैं। कुछ पल की खामोशी के बाद आखिरकार चार्ल्स ने उसे तोड़ा, जिसने अपने हाथों को टेबल टॉप पर दबाया हुआ था और अपने होठों को परेशानी में एक साथ दबाए हुए उसने पूछा, हम ये कब करेंगे? एंगस ने फिर से अपने दाढ़ी वाले जबड़े को सहलाया और फिर कहा, 2 शायद 3 दिन में। गिरोह ने विरोध की आवाज़ें निकालीं। इतनी जल्दी? ट्रिस ने पूछा। एंगस ने सिर हिलाया। इतनी जल्दी? उसने कहा, जितना अधिक हम प्रतीक्षा करेंगे उतनी ही अधिक संभावना है कि डेंगॉन में वाइकर वापस आ जाएंगे। हमें मैनर को लूटना होगा, जबकि उनके पास इसे बचाने के लिए अभी भी केवल 5 लोग हैं। हमें ब्लैक मैनर की यात्रा को भी ध्यान में रखना होगा। अगर हमें सफलता की कोई संभावना रखनी है तो हमें जल्दी ही आगे बढ़ना होगा। गैंग अनिश्चित दिख रहा था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। हेनरी, एंगस ने पुकारा जब उसने देखा कि हेनरी ने सिर हिलाया नहीं था या सहमति में एक शब्द भी नहीं कहा था। क्या? हेनरी ने पूछा, पुकारे जाने से भ्रमित होकर। क्या तुम हमारे साथ हो? एंगस ने पूछा। गैंग की नज़रें उस पर गईं और वे उसे भेद गईं। हेनरी ने उन आंखों में देखा और उसे सवाल दिखे। जैसे सवाल। बेशक, हेनरी उनके साथ था। वह क्यों नहीं होगा? हेनरी ने अपना गला साफ किया और सिर हिलाया। ज़रूर, उसने कहा, बेशक, मैं हूं। एंगस मुस्कुराया। बहुत बढ़िया, उसने कहा, उसकी आवाज़ में खुशी थी इससे पहले कि वह आगे कहता। हमें बहुत सारी आपूर्ति की ज़रूरत होगी। हम उन्हें प्राप्त करेंगे, चार्ल्स ने कहा। टोनी। गैंग की सभी आंखें धुंधली हो गईं क्योंकि उसने नाम कहने के बाद चार्ल्स को रुकते हुए देखा। अपने मृत मित्र की आपूर्ति जुटाना एक ऐसा काम था जिसके लिए वे दोनों साथ साथ जाते। मैं तुम्हारे साथ आऊंगी, ट्रिस ने कहा और चार्ल्स ने कृतज्ञता से उसकी ओर देखा। उसने हेनरी की ओर देखा। तुम भी आओगे? यह कोई सवाल नहीं था और हेनरी ने आपत्ति करने के बारे में नहीं सोचा। बेशक, उसने कहा। अच्छा, एंगस ने कहा, ऐसा अभिनय करते हुए जैसे उसने नाम गिरते नहीं सुना हो। उसने अपना ध्यान वापस वाइकर कैप्टन की ओर लगाया और उसे उत्सुकता से देखा और वह बुदबुदाया। तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है। सौभाग्य से, ब्लैक मैनर के बारे में जो कुछ भी तुम जानते हो उसे बताने के लिए तुम्हें बस 10 मिनट चाहिए। तो बात करना शुरू करो। उसके बाद एंगस ने कई सवाल पूछे और वे सभी ब्लैक मैनर के बारे में थे। इसका आकार, प्रवेश द्वार, वे क्षेत्र जहां सुरक्षा सबसे अधिक सघन होने की उम्मीद की जा सकती है। एंगस ने जो भी सवाल पूछे, वाइकर कैप्टन ने उसी बेजान लहजे में जवाब दिया और जितना संभव था उतना विवरण दिया। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि हालांकि वाइकर निश्चित रूप से ब्लैक मैनर में सबसे सक्षम सुरक्षाकर्मी थे, लेकिन वे अकेले नहीं थे। कुल मिलाकर, जब वाइकर कैप्टन की आवाज़ में हंसी आने लगी और उसका जीवन खत्म होने लगा, तब एंगस संतुष्ट मुस्कान के साथ सिर हिला रहा था। उसे लगा कि उसने जितना जानना ज़रूरी था उतना सीख लिया है।
जब वाइकर कैप्टन उसके लिए बेकार हो गया, लेकिन फिर भी वह जितना संभव था उतना जीवन को बचाए हुए था, तो एंगस ने उसका सिर पकड़ लिया और एक झटके से उसकी गर्दन तोड़ दी और वाइकर का सिर कुर्सी के पीछे लटक गया। आखिरकार उसकी सांसें थम गईं। हम बहुत व्यस्त रहेंगे, एंगस ने आवाज़ के एक ज़रूरी लहजे में कहा। उसने मेज़ पर कागज़ का एक खाली रोल फैलाया और लिखने के बर्तन निकाले, ताकि अब जो कुछ उसे पता था उसके आधार पर एक फ्लो प्लान बनाना शुरू कर सके। वाइकर के शरीर को बाहर फेंकने के बाद बाकी दिन गैंग के साथ उस कमरे में ब्लैक मैनर को लूटने की योजनाओं पर चर्चा करते हुए बिताया गया, और जब चांद बाहर आसमान में ऊंचा था तभी एंगस ने उत्साह से कहा, हाँ, ये काम कर सकता है। मुझे लगता है कि हमने इसे पा लिया है। आखिरकार, स्टीफन ने थकी हुई सांस के साथ कहा, चार्ल्स, ट्रिस और हेनरी हमें कल ज़रूरी सामान ला कर देंगे और फिर हम सेंट क्लैरेट के लिए निकलेंगे। सेंट क्लैरेट न्यू फ्रॉइडन शहर से काफ़ी दूर एक शहर था और यहाँ के स्थानीय लोग देश के अधिक विकसित हिस्से के सबसे करीब पहुँच सकते थे। ये वह जगह भी थी जहाँ ब्लैक मैनर स्थित था। इस दुनिया का हेनरी कभी वहाँ नहीं गया था और न ही गैंग के अन्य लोग, लेकिन एंगस ने इस बारे में एक जानकार अधिकारी के साथ बात की, जिसने उन सभी को सहज बना दिया, भले ही वे अभी भी उसके प्रति घृणा के विचार पाल रहे थे। जहाँ तक आपूर्ति की बात है, हेनरी ने सबसे अधिक विस्फोटक शब्द को समझा था। मैनर जॉब के लिए योजना का सार गति और व्याकुलता था और बाद के लिए उन्होंने तय किया कि एक जोरदार धमाका आवश्यक था। उम्मीद है कि अगर वे कर सकते हैं तो मैनर के कुछ हिस्सों को नष्ट कर दें। मैनर की सुरक्षा भले ही कम हो, लेकिन गैंग में केवल कुछ ही लोग वास्तव में लड़ाई में वाइकर को संभाल सकते हैं, इसलिए उन कुछ लोगों को कमज़ोर लोगों के लिए हवेली में प्रवेश करने और उसका पता लगाने के लिए समय और स्थान खरीदना होगा। अब मृत वाइकर कैप्टन के अनुसार एक बार जब वे मैनर के सबसे अंदरूनी हिस्सों में जाने में सक्षम हो जाते तो वे बहुत आसानी से सोने के बराबर कीमती सामान पा सकते थे, और अगर वे और भी अंदर जा सकते तो वे वॉल्ट पा सकते थे जहां मैनर के और भी कीमती सामान रखे गए थे। चूंकि वह मैनर के मिलिटेंट का सदस्य था और शायद ही कोई हाउसकीपर था, इसलिए वाइकर कैप्टन को वॉल्ट के बारे में सीमित जानकारी थी, लेकिन उसने मैनर लॉर्ड द्वारा अपनी ज़्यादा खर्चीली संपत्ति रखने के बारे में ज़्यादा निश्चित रूप से बताया। इन कैश में मौजूद सोना मॉड एलेरिक के लिए उस विशाल संपत्ति की तुलना में नगण्य था जिसके बारे में उसके परिवार को हमेशा से पता था, लेकिन एंगस ने गैंग से जो सपने दिखाए थे उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा था। हेनरी ने जितना हो सका उतना ध्यान दिया, लेकिन उसे अपने मामलों के बारे में सोचना था। उसका दिमाग येलेना के मैंशन से बंधन तोड़ने का कोई तरीका निकालने में लगा हुआ था। बात यह थी कि उसके पास पहले से ही एक तरीका था। एंगस की छाती पर विंकुलम। एंगस की स्टेट स्क्रीन पर गैंग लीडर के रूप में उसकी नौकरी के अलावा एक बॉन्ड ब्रेकर मेकर की नौकरी भी थी। अगर हेनरी इसे सच मान लेता तो एंगस येलेना को मैंशन से आज़ाद कर सकता था, लेकिन फिर क्या होता? उसे मरने का श्राप था और उसने 3 शताब्दियों से भी ज़्यादा समय तक उस भाग्य को धोखा दिया था। कौन जानता था कि वह बॉन्ड ब्रेक से बच पाएगी या नहीं? अगर एंगस ने हवेली के साथ उसका बंधन तोड़ दिया तो उन्हें उसे किसी और चीज़ से जोड़ना होगा, और हवेली से उसे जोड़ने के लिए इस्तेमाल की गई रस्म की कोई समझ न होने पर उसे कैसे यकीन था कि कोई प्रतिस्थापन काम कर सकता है? जब मीटिंग खत्म हुई तो एंगस ने उन सभी को कमरे से बाहर निकालने से पहले कुछ देर सोने का आदेश दिया। हेनरी कुछ मिनटों के लिए रुका और येलेना के बारे में एंगस के पास जाने के बारे में सोचा, लेकिन आखिरकार उसने ऐसा न करने का फैसला किया। उसे एंगस पर भरोसा नहीं था। अब तो वह उस पर कभी भरोसा भी नहीं करता था, अगर वह कभी उस पर भरोसा करता भी था। उसे शक था कि हवेली को हमलावरों से बचाने के लिए येलेना का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति उसके हित में सोचेगा। इसके अलावा हेनरी ने अनुमान लगाया कि अगर वह हवेली से येलेना को अलग करने में सफल हो जाता है तो वह अपनी सशर्त अमरता खो देगी। यही वजह थी कि एंगस उसे बिल्कुल भी उपयोगी नहीं समझता था। नहीं, ये बेहतर था कि वह अपनी योजनाओं को अपने तक ही सीमित रखे। काश अभी के लिए। हेनरी सीढ़ियों से नीचे उतरा और जितना नीचे गया उतना ही उसे नए लोगों की आवाज़ सुनाई दी जो अभी भी जश्न मना रहे थे। जल्द ही उसने उन्हें शराब पीते और हंसते हुए देखा। डायोनिसियो गैंग के लिए, उनके साथ हम तैयार हैं, एक ने नशे में गाली देते हुए कहा और अपने पैरों पर खड़े होने के लिए संघर्ष करते हुए कहा। सुनो सुनो, कई लोगों ने उसके साथ जयकार की। क्या आपको लगता है कि मैं वह सीख सकता हूं जो उस लड़के ने किया? किसी और ने पूछा, जिसे हेनरी स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। हेनरी जानता था कि जिस लड़के के बारे में बात की जा रही थी वह वही था। आवाज़ से वह बता सकता था कि बोलने वाला व्यक्ति संभवतः 20 के दशक की शुरुआत में था। उसे यह अजीब लगा कि कोई इतना छोटा व्यक्ति उसे लड़का कहेगा। यह इसके विपरीत होना चाहिए। हेनरी ने इस तथ्य पर एक हंसी के साथ सोचा कि वह वास्तव में 4 दशकों तक जीवित रहा था, और यदि आप इस दुनिया में उसके जीवन की यादें जोड़ते हैं जो उसे विरासत में मिली थी, तो ये सही मायने में 5 यहाँ तक कि 6 दशकों तक बढ़ जाएगा। बच्चे, उनमें से सभी, उसने खुद से सोचा और अपना सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही वह चलने लगा उसने एक आवाज़ सुनी जिसने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। आह, कौन जानता है,
अच्छे पुराने जो ने एक अस्पष्ट आवाज में कहा। हेनरी ने एक कोने में देखा और देखा कि गैंग का टास्कमास्टर एक कुर्सी पर लेटा हुआ था। उसके हाथ में एक बोतल थी और कई खाली बोतलें थीं। उसके आसपास गंदगी फैली हुई थी। सोचना कि वह यहाँ था जबकि हम में से बाकी लोग ऊपर से बोर हो रहे थे, हेनरी ने मुस्कुराते हुए सोचा और फिर अपना सिर हिलाया। सच कहूं तो वह वैसे भी क्या अच्छा होता। इस बीच गुड ओल्ड जो ने अपने पेट को थपथपाया और डकार लेने से पहले कहा, हालांकि मैं ये कहूंगा कि अगर कोई तुम्हें सिखा सकता है तो वह है ये हिच तारांकन। यह शायद वह है। क्यों? एक नौसिखिया ने पूछा। जैसे ही उसने अपनी बोतल में आखिरी बूंदें पी लीं, उसे एक तरफ रख दिया और अपनी पलकें झुकाते हुए एक और बोतल उठाई। अच्छा, ये बस था क्या? 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, वह कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ, जो ने कहा। हालांकि मैंने आज जो देखा वह कुछ भी नहीं था, एक नौसिखिया ने कहा। उसका ध्यान आकर्षित हुआ। यही मैं कह रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि उसने ये कैसे किया। वह हिच से कुछ बन गया, वह कुछ नहीं से कुछ बन गया, डकार रातों रात। बिल्कुल नहीं, नौसिखिया ने अविश्वास के स्वर में कहा, जो उसके नशे की हालत से और भी बढ़ गया था। बिल्कुल नहीं, जो ने कहा, और ऐसा लगा कि उसे थोड़ी देर के लिए स्पष्टता मिली, लेकिन फिर उसकी आंखों पर बादल छा गए और उसके शब्द फिर से लड़खड़ा गए। लेकिन आप जानते हैं, डायोनिसियो गैंग में हर कोई हिच महान है। क्यों? जब मैं हेनरी की उम्र का था तो मैं भी उतना ही महान था। हेनरी इस पर हंसे बिना नहीं रह सका। हालांकि किसी ने ध्यान नहीं दिया। सच में? तो क्या आप हमें शायद सिखा सकते हैं? एक नौसिखिया ने पूछा। वे दिन मेरे पीछे छूट गए हैं। हेनरी को ढूंढो, अपनी बोतल में बची हुई शराब गटकता है। वह तुम्हें सिखा देगा। बस उसे बता दो, हिच उसे बता दो कि मैंने तुम्हें भेजा है। अपना सिर हिलाते हुए हेनरी खुद पर हंसा और चला गया। जो को उन लोगों के सामने शेखी बघारने के लिए छोड़ दिया जो बेहतर नहीं जानते थे। अगली सुबह सिस्टम से डेली क्वेस्ट की अनुपस्थिति के बावजूद हेनरी ने बहुत आसानी से व्यायाम की दिनचर्या में शामिल हो गए। उन्होंने पुशअप्स, सिटअप्स और स्ट्रेचिंग भी की और फिर जितने घंटे ध्यान कर सकते थे उतने घंटे किए। वह पूरी तरह से अपनी शांति में खोया हुआ था और अपने शरीर से अपनी धारणा के फैलने पर उत्साहित महसूस कर रहा था। तभी उसने अपने दरवाजे पर दस्तक सुनी, जिसने उसे इससे बाहर खींच लिया। वह दरवाजे की ओर चला गया और उसे खोला तो चार्ल्स और ट्रिस धैर्यपूर्वक उसका इंतजार कर रहे थे। चलो, ट्रिस ने अपनी सामान्य मुस्कान के साथ कहा। चलो, तुम भूले नहीं, है न? चार्ल्स ने अधिक तटस्थ भाव से कहा। हाँ, हेनरी ने कहा और पलकें झपकाईं, क्योंकि कल जिस बात पर वह सहमत हुए थे उसकी याद उनके दिमाग में वापस आ गई। नहीं, मैं भूला नहीं। मुझे कपड़े पहनने का मौका दो। जब वह बोल रहा था, हेनरी ने पिछले दिन से अभी भी नंगी अपनी छाती की ओर लगभग नगण्य इशारा किया। ट्रिस ने इशारा समझ लिया और वह और भी घूरने लगी। अगर हेनरी अपने कमरे में वापस नहीं चला जाता और धीरे से दरवाजा बंद नहीं कर लेता तो वह और भी देर तक घूरती रहती। हेनरी ने खुद को साफ किया और कपड़ों के ट्रंक में देखने से पहले रुककर भौहें उठाईं। अजीब, उसने बुदबुदाया। कल जो शर्ट जलकर राख हो गई थी, उसके अलावा हेनरी की हर शर्ट या जैकेट में गोलियों के निशान थे, जो गोलीबारी, पंजे के वार, बंदूक के वार और अन्य हमलों के कारण उस पर पड़े थे। अब उसे एहसास हुआ कि उसने अपने पास पहले से ही सीमित कपड़ों को कितनी जल्दी खत्म कर दिया था। इसलिए उसने अपना दरवाजा खोला और ट्रिस और चार्ल्स की ओर देखा, जो अभी भी वहां इंतजार कर रहे थे। चार्ल्स, हेनरी ने पुकारा। क्या है? क्या मैं तुमसे एक शर्ट ले सकता हूँ? मेरी सारी शर्ट खराब हो गई है, हेनरी ने कहा। ट्रिस हंसी। तुम्हारे कपड़े खत्म हो गए? उसने पूछा। ऐसा लग रहा था कि उसे यह बहुत मज़ेदार लगा। मेरे पास वास्तव में इतने सारे नहीं थे, हेनरी ने ईमानदारी से कहा। चार्ल्स मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसने सिर हिलाया। हाँ, मुझे लगता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। चार्ल्स चला गया और 5 मिनट बाद वह अपने साथ एक ट्रंक घसीटता हुआ लौटा, जिसे उसने हेनरी के दरवाजे पर रख दिया। ये काफ़ी होना चाहिए। हेनरी अपने कमरे से बाहर निकला और ट्रंक खोला। जैकेट, शर्ट, सस्पेंडर्स, पैंट, कुछ टोपियां, बंदूक की बेल्ट और कुछ कोट। वे इस दुनिया में अब तक पहने गए किसी भी जैकेट से बेहतर गुणवत्ता के लग रहे थे और पिछले जीवन में उसने जितने भी जैकेट पहने थे उनसे भी बेहतर थे। लेकिन वह कसम खा सकता था कि उसने उनमें से कुछ को पहचाना भी था। उसने उन्हें गैंग में किसी के पास देखा था, भले ही वे अब साफ हो गए हों और ट्रंक में बड़े करीने से व्यवस्थित हों। हेनरी ने चार्ल्स की ओर देखा। ये टोनी के हैं, उसने कहा। वे टोनी के थे, चार्ल्स ने कहा। अब वे तुम्हारे हैं। उनके कमरे में बर्बाद होने से कहीं बेहतर उपयोग। लेकिन तुम उसके करीब थे, हेनरी ने कहा। अगर किसी को उन्हें रखना चाहिए तो वह तुम हो। चार्ल्स ने सिर हिलाते हुए कहा। नहीं, मेरे पास पर्याप्त से अधिक है। तुम्हें ये चाहिए? धन्यवाद, हेनरी ने हार्दिक कृतज्ञता के साथ कहा। चार्ल्स हेनरी के स्वर में सच्चाई देखकर एक पल के लिए शर्मिंदा हुआ और फिर अपना गला साफ किया। ओह, इसे बंद करो।
हमें ये भी नहीं पता कि वे फिट होंगे या नहीं। आखिरकार तुम पिछले कुछ हफ्तों में बहुत बड़े हो गए हो। चूंकि उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, इसलिए चार्ल्स ने हेनरी के विकास का उल्लेख करते ही ट्रिस ने सिर हिलाया। वह अपने दुबले पतले लेकिन निस्संदेह प्यारे रूप से एक अधिक मर्दाना दुबले शरीर में बदल गया था, जिसके ऊपर पेट की मांसपेशियां थीं जो उसकी त्वचा पर विशेष रूप से उभरी हुई लग रही थीं। वे फिट होंगे, हेनरी ने निश्चितता के साथ कहा और फिर पहले की तरह ही सच्चाई के साथ कहा। धन्यवाद। उसने ट्रंक को अपने कमरे में खींच लिया और खुद को कुछ गोपनीयता देने के लिए दरवाजा बंद कर लिया। सबसे बड़ी बात यह थी कि टोनी के पास गनस्लिंगर के लिए उपयुक्त स्टाइल की समझ थी, जो पुराने हेनरी में नहीं थी। पैंट, शर्ट और एक पतला कोट जो उसके घुटनों से कुछ इंच ऊपर तक था चुनकर हेनरी ने कुछ ही मिनटों में सब कुछ पहन लिया। उसने स्टील बकल वाली एक काली टोपी पहनी, अपनी बंदूकें अपने होल्स्टर में रखीं और अपने कमरे से बाहर चला गया। शानदार, ट्रिस ने प्रशंसापूर्ण सिर हिलाते हुए और मुस्कुराते हुए कहा, जबकि उसने अपनी बाहें अपने स्तनों के नीचे मोड़ लीं। कृपया, हेनरी ने आपत्ति जताते हुए अपनी आंखें थोड़ी घुमाते हुए कहा, लेकिन उसे वास्तव में कोई आपत्ति नहीं थी। चार्ल्स हवेली से बाहर निकलकर घोड़ों के पास गया। जैसे जैसे वे चलते गए, उन्होंने देखा कि नए लोग या तो अपना सिर पकड़कर घूम रहे थे, ऊपर चमकती हुई धूप को देखकर आंखें सिकोड़ रहे थे, या बस हर उस आवाज़ पर सिहर रहे थे जो उनके कानों पर गलत तरीके से पड़ रही थी। बेवकूफ़, चार्ल्स ने उन्हें बुलाया। उसे नहीं लगा कि कल की घटनाएं जश्न मनाने लायक थीं। ट्रिस उससे सहमत थी। दूसरी ओर हेनरी को समझ में आ गया कि नए लोगों को कल क्या होने वाला था, इसका कोई अंदाज़ा नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि यह सब एक बहुत ज़्यादा खतरनाक ऑपरेशन की प्रस्तावना थी, ठीक वैसे ही जैसे उन्हें नहीं पता था कि एंगस ने उन्हें सिर्फ उनका इस्तेमाल करने के लिए भर्ती किया था। आंगन में नज़र घुमाते हुए हेनरी ने आश्चर्य से भौहें उठाईं जब उसने देखा कि गुडोल्ड जो काफ़ी चाहक रहा था और व्यवहार कर रहा था। लाइटवेट, जो ने हंसते हुए कहा और उसने नए लोगों में से एक की पीठ थपथपाई। उनके हैंगओवर की स्थिति के बावजूद उसने उन्हें विभिन्न कार्यों के लिए निर्देशित करने पर जोर दिया, जिनमें से एक था पिछली रात के समारोहों से शराब की बोतलों से छुटकारा पाना। नए लोगों ने जो को प्रशंसा के साथ साथ नापसंदगी के भावों से देखा। हेनरी को संदेह नहीं था कि वे जल्द ही हैंगओवर से छुटकारा पाने के लिए उससे टिप्स मांगेंगे और उसे संदेह नहीं था कि जो सालों और सालों के अनुभव के साथ जवाब देगा, जो संभवतः सटीक था। तो हम कहाँ जा रहे हैं? हेनरी ने निक्स के पास जाकर उसकी गर्दन पर प्यार से थपथपाते हुए पूछा। शहर में कहीं, ट्रिस ने अपना सिर हिलाया, क्योंकि उसने अपनी काठी तीसरे घोड़े की पीठ पर बांधी थी, जिसे पिछले कुछ हफ्तों में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटनाओं के कारण उसे वश में करना पड़ा था। मुझे ऐसा नहीं लगता, उसने कहा। न्यू फ्रॉइडन एक छोटा शहर है, इसलिए बिक्री के लिए या चोरी के लिए उच्च शक्ति वाले विस्फोटकों वाली बहुत कम जगहें हैं। चार्ल्स ने सिर हिलाया जब वह अपने घोड़े को हेड्रॉन मैंशन अस्तबल से बाहर ले गया और काठी में बैठा। ट्रिस सही कह रही है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं एक खदान है। मालिक नियमित रूप से खनिकों के इस्तेमाल के लिए विस्फोटक वहाँ पहुँचाता है। हम वहाँ जाएंगे और उन्हें कुछ विस्फोटक सौंपने के लिए मनाएंगे। बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ट्रिस ने कहा और फिर उसके होंठ एक उदास मुस्कान में बदल गए। लेकिन हमारी किस्मत के साथ कौन जानता है? सच है, चार्ल्स ने एक हंसी के साथ कहा, हमारे पास अब तक बहुत खराब किस्मत रही है। हेनरी ने अपना इनपुट देने के लिए अपना मुंह खोला, ज़्यादातर इस तथ्य पर कि उनकी नकारात्मकता लंबे समय में पहली बार चीज़ों को सुचारू रूप से चलाने की उनकी संभावनाओं को खराब कर सकती है जब उन्हें सिस्टम से अलर्ट मिले। ग्रैंड क्वेस्ट अपडेट किया गया। आपको एक मुख्य क्वेस्ट प्राप्त हुआ है। आपको एक उप क्वेस्ट प्राप्त हुआ है। उसके संकेत के बिना दोनों सूचनाएं विवरणों में बदल गईं। उप क्वेस्ट तैयारी। क्वेस्ट शर्त, मैनर जॉब के लिए आवश्यक सामग्रियों को प्राप्त करने के लिए चार्ल्स और ट्रिस से जुड़ें। पुरस्कार 300 एक्सपी। मुख्य क्वेस्ट, मैनर जॉब। एंगस डायोनिसियो ने अपनी अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी डकैती की कोशिश को अंजाम दिया। ब्लैक मैनर के स्वामी मॉड एलेरिक के निवास पर सीधे हमला और डायोनिसियो गैंग के सदस्य के रूप में आप इसमें शामिल होने के लिए सम्मान से बंधे हैं। खोज की शर्त, ब्लैक मैनर में एंगस डायोनिसियो के दुस्साहसिक और साहसी डकैती के प्रयास से बचना। पुरस्कार 1500 एक्सपी। शुभकामनाएं। हेनरी ने मेन क्वेस्ट का विवरण पढ़ा तो उसकी नज़र खास तौर पर ऑन अ बाउंड वाक्यांश पर पड़ी और उसके होठों के कोने पर एक मुस्कान खेलती हुई दिखी। क्या मैं वाकई एंगस की योजनाओं का पालन करने के लिए सम्मान से बंधा हुआ हूँ? उसने सोचा और फिर ट्रिस और चार्ल्स को अपने घोड़ों पर चढ़ते हुए एक साथ हंसते हुए देखा। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा न करने की योजना बना रहा था, लेकिन अगर मैं चला गया तो उनका क्या होगा? उसने खुद से पूछा और निक्स की पीठ पर चढ़ गया। जैसे ही चार्ल्स हेड्रॉन मैंशन से बाहर निकला और सर पर दौड़ने से पहले ट्रॉट में सवार हुआ, हेनरी ने खुद को ट्रिस की तरफ देखते हुए पाया। हल्की सुबह की ठंड में उसके गाल गुलाबी थे और उसके लाल बाल उसके पीछे लहरा रहे थे। ट्रिस ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे उसे लगा हो कि वह उसे देख रहा है,
या वह भी उसे देखना चाहती थी और वह मुस्कुराए। क्या? उसने धीरे से पूछा। तुम्हें क्या होगा? हेनरी ने पूछा। तुम्हारा क्या मतलब है? ट्रिस ने उलझन में पूछा। इतने सब के बाद तुम्हारा क्या होगा? हेनरी ने स्पष्ट किया। ट्रिस अभी भी उलझन में दिख रही थी। मुझे समझ में नहीं आया। तुम्हारा मतलब है कि विस्फोटक मिलने के बाद? उसने पूछा। हेनरी ने अपना सिर हिलाया। नहीं, ब्लैक मैनर को लूटने के बाद। तुम अपने हिस्से का क्या करोगी? ट्रिस की आंखें चौड़ी हो गईं और उसका मुंह समझ के आकार में आ गया। ओह, उसने कहा और फिर कंधे उचका दिए। मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि स्टीफन और मैं न्यू फ्रॉइडन शहर छोड़ देंगे। मुझे लगता है कि हर कोई छोड़ देगा। क्या तुम नहीं छोड़ोगे? मैं छोड़ दूंगा, हेनरी ने सहजता से कहा। ट्रिस ने सिर हिलाया। स्टीफन और मैं पूरे डुगन राज्य में वांछित हैं। वे इस तरह से ग्रामीण इलाकों तक खोज नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन अगर हम बहुत दूर जाने की कोशिश करेंगे तो हमें गोली मार दी जा सकती है। उसने उस रुगन वाक्य के अंत में थोड़ी हंसी जोड़ी। लेकिन तुमने कहा था कि तुम चले जाओगे, हेनरी ने कहा। बेशक, ट्रिस ने उससे कहा जैसे कि वह हैरान थी कि वह समझ नहीं पाया कि वह क्या कहना चाह रही थी। जब वह अभी भी ऐसा लग रहा था कि उसे सार समझ में नहीं आया है, तो उसने मुस्कुराते हुए और अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, हमारे पास पैसे होंगे, हेनरी। ओह, हेनरी ने निक्स की काठी में थोड़ा पीछे झुकते हुए कहा, मैं समझ गया। ट्रिस ने सिर हिलाया। राज्य हमारे पीछे हो सकता है, लेकिन अगर हम कुछ चेक पॉइंट कानूनविदों की हथेलियों को चिकना करते हैं और अपनी बंदूकों के साथ कुछ खतरे जोड़ते हैं तो हम इसे बाहर निकालने में सक्षम होंगे। एक बार जब हम डुवन राज्य से बाहर निकल जाते हैं तो हम एक बंदरगाह पा सकते हैं और वेलेरिन से पूरी तरह से दूर जा सकते हैं। वहाँ एक बहुत बड़ी दुनिया है जहाँ कोई नहीं जानता कि हम कौन हैं। सोना शायद अभी भी वहाँ अच्छा काम करता है। तुमने सब कुछ बहुत अच्छी तरह से सोच लिया है, हेनरी ने एक स्वीकारात्मक मुस्कान के साथ कहा। ठीक है, हम कुछ समय से इसके बारे में सोच रहे हैं, ट्रिस ने कहा और फिर हेनरी की ओर देखा। तुम्हारी क्या योजनाएं हैं? मैंने पहले ही कह दिया है। मैं चला जाऊंगा, हेनरी ने कहा। ट्रिस ने उसकी ओर आंखें घुमाई। मेरा मतलब वास्तविक योजनाओं से था। तुम कहाँ जाओगे? तुम क्या करोगे? मैं अभी तक निश्चित नहीं हूँ, हेनरी ने स्वीकार किया। जो यादें उसे विरासत में मिली थीं, उनमें वह न्यू फ्रॉइडन से परे की दुनिया के बारे में काफ़ी कुछ जानता था, लेकिन यह इतना छोटा हिस्सा था कि उसे ठीक से पता नहीं था कि कहाँ जाना है। लेकिन उसे उम्मीद थी कि वह किसी तरह अपना रास्ता खोज लेगा। ट्रिस ने कहा, ठीक है, मुझे लगता है कि तुम किसी भी तरह से सफल हो जाओगे। तुम खास हो, दुनिया खास लोगों के लिए थोड़ी आसान है। हेनरी जानता था कि विशेष से ट्रिस जादू की बात कर रही थी, जिसे वह चाहकर भी नकार नहीं सकता था। वह एक जादुई बंदूक चला सकता था, जो कि डेवॉन और एंगस के अलावा कोई भी नहीं कह सकता था कि वे कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रिस ने हाल ही में उसके द्वारा किए गए परिवर्तनों और उसके द्वारा किए गए कारनामों को देखा था। ऐसा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता था। लेकिन आप स्टीफन और मेरे साथ आ सकते हैं, ट्रिस ने कहा, और जब उसे एहसास हुआ कि यह कैसा लग सकता है तो उसने जल्दी से कहा, मेरा मतलब है कि डुवन राज्य न्यू फ्रॉइडन जैसी जगहों से परे खास लोगों से भरा हुआ है। मेरे पास एक होने से हम यात्रा करना सुरक्षित हो जाएगा। जैसे ही आखिरी शब्द उसके होठों से निकला, ट्रिस को एहसास हुआ कि उसने शायद ज्यादा सुधार किया है और अब ऐसा लग रहा था कि वह उसे एक गौरवशाली अंगरक्षक की तरह सभी खतरों का सामना करने के लिए अपने पास चाहती थी। उसने जल्दी से फिर से कहना चाहा, लेकिन हेनरी पहले ही जवाब दे चुका था। मुझे नहीं लगता कि यह कोई बुरा विचार है। मैं निश्चित रूप से इस पर विचार करूंगा, उसने कहा। तुम करोगे? ट्रिस ने बड़ी आंखों और थोड़े ऊंचे स्वर में पूछा। वह जल्दी से संभल गई, अपना गला साफ किया और बहुत अधिक नियंत्रित स्वर में दोहराया, तुम करोगे? हाँ, मैं करूंगा, हेनरी ने कहा, और उसका मतलब यही था। उसका इस नई दुनिया के किसी भी हिस्से से कोई वास्तविक संबंध नहीं था और एल्मिनिस्टर के साथ उसका सौदा तकनीकी रूप से अनिश्चित था, इसलिए वह इसे जहां तक जरूरत हो आगे बढ़ा सकता था। इसके अलावा कौन कह सकता था कि क्रोधी शिल्पकार के कुछ उत्पाद समुद्र पार नहीं पहुंचे थे। अपने लिए नाम बनाने के अपने ग्रैंड क्वेस्ट के लिए हेनरी को उम्मीद थी कि वह जहां भी जाएगा यह उसके साथ रहेगा, इसलिए उसे नहीं लगता था कि छोड़ने का निर्णय उसकी यात्रा को इतना कठिन रूप से प्रभावित करेगा। कुल मिलाकर उसे ट्रिस के निमंत्रण को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं दिखाई दिया। ठीक है, ट्रिस ने अपनी अभिव्यक्ति को यथासंभव नियंत्रित रखते हुए कहा। फिर उसने चार्ल्स की ओर देखा। तुम्हारे बारे में क्या, चार्ल्स? उसने पूछा। चार्ल्स उसका पीछा कर रहा था। न्यू फ्रॉइडन के परिवेश से बाहर निकलने के दौरान दोनों के बीच बातचीत जारी रही और चूंकि उसने भी इस पर कुछ सोचा था, इसलिए उसके पास अपना जवाब तैयार था। मैं भी जाऊंगा, लेकिन रोमांच के लिए नहीं। मैं यहाँ से दूर एक अच्छा शहर ढूंढना चाहता हूँ। यहाँ से बेहतर है एक अच्छी महिला ढूंढो, घर बसाओ। सच में? ट्रिस ने आश्चर्य से पूछा। मुझे लगा कि तुम अंत तक गैंग बैंग करना चाहोगे।
चार्ल्स हंसे। तुम ऐसा क्यों सोचोगे? उसने पूछा। तुम चाहते हो कि मैं बस इधर उधर घूमता रहूं, मोटा और बेकार हो जाऊं और नशे में धुत हो जाऊं और ऐसा अभिनय करूं जैसे मैं अगली पीढ़ी को बहुमूल्य ज्ञान दे रहा हूं। मुझे लगता है कि तुमने अभी गुड ओल्ड जो का वर्णन किया है, हेनरी ने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल, चार्ल्स ने कहा, मैं निश्चित रूप से ऐसा नहीं चाहता। नहीं, नहीं, रिटायरमेंट ही रास्ता है। टोनी भी यही चाहता था और देखो उसके साथ क्या हुआ क्योंकि उसने इसके बारे में अपने पैर खींचे। अगर मैं ब्लैक मैनर से बच गया तो मैं अपना हिस्सा लेकर इस जीवन को अलविदा कह दूंगा। व्यापार को आगे बढ़ाने का काम तुम नौजवानों पर छोड़ता हूं। अगर तुम ध्यान दे रहे होते तो तुम भी सुन लेते कि हम जा रहे हैं, ट्रिस ने कहा। हाँ, मैंने सुना, समुद्र पार यात्रा करना जहां कोई तुम्हें नहीं जानता। और तुम वहां क्या करोगे? क्या हमें कुछ करना होगा? ट्रिस ने पूछा। हमारे पास पैसे होंगे, हम शांति से रह सकेंगे। बह, तुम जवान हो, जवान बेचैन होते हैं। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि तुम अपनी बाकी की जिंदगी में कुछ भी नहीं करोगे। सच है, हेनरी ने कहा और जब ट्रिस ने उसकी तरफ देखा तो उसने कंधे उचका दिए। उसने मजबूत होने की भावना का स्वाद चखा था और वह उस ड्राइव को यूं ही जाने नहीं देना चाहता था। वह इस देश में या समुद्र के पार जारी रखने वाला था। ट्रिस ने दूसरी तरफ देखा और कुछ नहीं कहा। उसे संदेह था कि हेनरी ने उसके साथ आने का निमंत्रण स्वीकार करके उसके साथ शिष्टाचार किया है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि भले ही वह इसके बारे में गंभीर था, लेकिन अंततः उनके रास्ते अलग होने ही वाले थे। तीनों कुछ देर तक चुपचाप चले और फिर ट्रिस थोड़ी और चाहक उठी और उसे एक विषय याद आया जो कुछ समय से उसे परेशान कर रहा था, इसलिए वह हेनरी की ओर मुड़ी। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती थी। हेनरी ने उसके सुंदर चेहरे की तरफ देखा और अपनी भौं को थोड़ा ऊपर उठाया लेकिन एक सौम्य स्वर में उत्तर दिया। गोली मारो, ये कल की बात है। उसके बारे में क्या? ठीक है, तुम बहुत अच्छा है कि तुम इधर उधर घूमो और अपनी बंदूकें फोड़ो, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? हम सब ने देखा। हमने देखा कि येलेना का जादू कितना शक्तिशाली था। हमने देखा कि उसे कैसे नहीं मारा जा सकता था, तो तुम वहां क्यों थे? ट्रिस ने पूछा। ओह, हेनरी ने कहा। ट्रिस ने जोर देकर कहा। डेवोन ने कहा कि तुम बस दिखावा करना चाहते थे, लेकिन मुझे नहीं लगा कि वह सही था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं पूछ लूं। तुमने ऐसा क्यों किया? हेनरी ने कुछ सेकंड तक अपनी भौहें सिकुड़ते हुए उत्तर दिया। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि येलेना हमारी तरह नहीं है। जैसे ही हेनरी के होठों से शब्द निकले, हेनरी को पता चल गया कि उसने इस विषय को बंद करने का कोई भी मौका खो दिया है, और जल्द ही ट्रिस एक ऐसा सवाल पूछेगी जो उसे विस्तार से बताने के लिए मजबूर करेगा। निश्चित रूप से, इसका क्या मतलब है? ट्रिस ने पूछा। हेनरी की थोड़ी सी नाराजगी के बावजूद वह वास्तव में उत्सुक लग रही थी। हेनरी ने अपने शब्दों को ध्यान से चुनने में कुछ सेकंड लिए। उसे नहीं लगा कि येलेना का अतीत उसके लिए चर्चा का विषय था, इसलिए जब उसने बात की तो उसने उसका विश्वास जितना हो सके उतना बनाए रखा। वह हत्यारा नहीं है, हेनरी ने कहा। हत्यारा? ट्रिस ने कहा और उसने अपनी नाक सिकोड़ ली। हमारे जैसे, तुम्हारा मतलब है? तुम्हें लगता है कि हम हत्यारे हैं? उसके लहजे से ऐसा लग रहा था कि हेनरी के शब्द उसके कानों में गलत तरीके से पड़े थे, लेकिन ये देखते हुए कि वह ये नहीं बता सकता था कि उसने जो कुछ भी कहा है वह कैसे आपत्तिजनक हो सकता है, हेनरी ने आगे कहा। ठीक है, हाँ, उसने कहा, हमने लोगों की जान ली है। लेकिन वह अलग है, वह बहुत कुछ झेल चुकी है। और तुम्हें लगता है कि मैंने नहीं किया? तुम्हें लगता है कि स्टीफन ने नहीं किया? तुम्हें लगता है कि चार्ल्स ने नहीं किया? हेनरी उसकी आवाज़ में लगभग द्वेष देखकर चौंक गया और उसने अपनी भौहें ऊपर करके निक्स की काठी में पीछे की ओर खींचा। मेरा मतलब यह नहीं है, उसने कहना शुरू किया, लेकिन ट्रिस ने बीच में टोक दिया। मुझे लगता है कि हमें हत्यारा कहना तुम्हारी मूर्खता है। मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता, लेकिन मेरे जानने वाले कोई भी व्यक्ति इसलिए नहीं मारता क्योंकि वह चाहता है। हम इसलिए मारते हैं क्योंकि हमें मारना पड़ता है। मुझे पता है, हेनरी ने यह देखकर स्तब्ध होकर कहा कि बातचीत कितनी जल्दी उससे दूर होती जा रही थी। उसे यह अजीब लगा कि इतना गुस्सा उसके द्वारा अभी अभी कही गई कुछ पंक्तियों के कारण हो सकता है। और फिर ट्रिस ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा सोचते हो। मैंने उसे कल देखा था, तुम्हें पता है। हम सब ने देखा था, उसने 3 लोगों को मार डाला। हमने जो सुना उसके अनुसार उसने उससे पहले 3 और लोगों को मार डाला। वह हम में से बाकी लोगों की तरह ही हत्यारी है। मुझे नहीं लगता कि वह किस तरह अलग है। इसके बाद सन्नाटा छा गया और नीरस हवा को तोड़ने के लिए सिर्फ घोड़े के खुरों की आवाज़ सुनाई दी। हेनरी ने चुप्पी तोड़ने के बारे में सोचा, लेकिन ट्रिस के होंठ इतने कसकर एक दूसरे से चिपके हुए थे और माहौल थोड़ा अजीब था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे शुरू करे। और फिर उसने अपने सिर में निक्स की आवाज़ सुनी। हेनरी, मुझे नहीं लगता कि यह सिर्फ तुम्हारे कहे अनुसार है। हेनरी की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने निक्स के सिर के पीछे देखा। घोड़े ने कोई संकेत नहीं दिया कि वह मानसिक बातचीत कर रही थी। वह चार्ल्स के नेतृत्व का अनुसरण करने पर आमादा थी, उसने कहा।
मुझे लगता है कि तुमने एक नाजुक जगह पर चोट की है। क्या मैंने? हेनरी ने सोचा। उसने यह नहीं देखा कि उन दो शब्दों के विचार में एक अलग स्वर था जब तक कि निक्स ने उत्तर नहीं दिया। हाँ, तुमने किया। हेनरी की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम मेरे विचार सुन सकते हो। उनमें से सभी नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें अभी और पहले सुना है। निक्स ने उत्तर दिया। वह भी इस बारे में उतनी ही हैरान थी जितनी कि वह था। मैं समझ गया, हेनरी ने सोचा, क्या तुम अब मुझे सुन सकते हो? निक्स ने कुछ नहीं कहा। उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था जैसे कि वह कुछ सुन रही हो, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब कैसा रहेगा? हेनरी ने पूछा और इस बार उसने स्वर में बदलाव देखा। हाँ, निक्स ने धीरे से उत्तर दिया। मुझे लगता है कि अब मैं समझ गया हूँ। वह मेरे विचार नहीं सुन रही है, मैं उससे अपने मन में ही बात कर सकता हूँ, हेनरी ने अनुमान लगाया। अगर उसे इसका वर्णन करना होता तो हेनरी कहता कि उसका पूरा मन एक कमरे की तरह था जिसमें वह बिना किसी हस्तक्षेप या बाहर से किसी की झांक के स्वतंत्र रूप से घूम सकता था, लेकिन निक्स के साथ उसके बंधन के बाद एक सीमांकित स्थान बन गया था। सीमांकित स्थान छोटा था और वह अपनी इच्छानुसार उसमें प्रवेश कर सकता था और अपने विचारों की गोपनीयता को बनाए रखते हुए अपने मन से अपने घोड़े से बात कर सकता था। अगर वह अनुमान लगाता तो हेनरी कहता कि निक्स का मन भी ऐसा ही था। वह उससे बहुत पहले ही अपने सीमांकित स्थान तक पहुंचने में सक्षम हो गई थी। यह अनुमान और भी अधिक सही था क्योंकि हेनरी ने कभी भी निक्स के विचारों को नहीं सुना था, सिवाय जब भी वह उससे बात करना चाहती थी। ये पता लगाना कि निक्स के साथ बातचीत करते समय उसे अपनी आवाज़ को फुसफुसाने तक कम नहीं करना पड़ता था, क्योंकि लोग उसे घोड़े से चर्चा करने के लिए पागल नहीं समझते थे, हेनरी को उत्साहित करता था। वह सोचता था कि सीमा क्या थी। अब तुम उससे बात कर सकते हो, निक्स ने अचानक कहा। मुझे लगता है कि वह शांत हो गई है। ओह, ठीक है, हेनरी ने कहा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि तुम्हें मानव व्यवहार के बारे में बहुत जानकारी है। निक्स ने हंसते हुए कहा, जानवर स्वाभाविक रूप से अंतर्दृष्टिपूर्ण और चौकस होते हैं। हमारे पास या तो इतनी बुद्धि नहीं होती कि हम जो कुछ भी देखते हैं उसे समझ सकें, या फिर हम जो कुछ भी देखते हैं उसके बारे में बात नहीं कर पाते और न ही उससे जुड़ पाते हैं। अब बात शुरू करो। हेनरी ने निक्स के साथ अपनी बातचीत से खुद को बाहर निकाला और अपना मुंह खोला, लेकिन ट्रिस ने अपना सिर थोड़ा झुकाकर उससे पहले ही बात शुरू कर दी। उसकी आवाज़ में स्पष्ट रूप से माफ़ी की शुरुआत थी। सुनो, हेनरी, तुमने पहली बार क्या मारा था? हेनरी ने पूछा। ट्रिस ने अपनी आंखें चौड़ी करके उसकी तरफ देखा। तुम क्यों पूछ रहे हो? हेनरी ने कंधे उचका दिए, लेकिन उसके चेहरे पर इससे ज़्यादा गंभीर भाव नहीं हो सकता था। मुझे उत्सुकता है। ट्रिस ने अपना सिर सिकोड़ा और दूसरी तरफ देखा। वे कुछ मिनट तक चुपचाप घूमते रहे, फिर उसका मुंह जवाब देने के लिए खुला। 15 साल पहले, उसने कहा। हेनरी की भौहें सिकुड़ गईं। उसने शायद ही कभी इस पर ध्यान दिया था, लेकिन अब उसने ध्यान दिया और पाया कि ट्रिस ज़्यादा से ज़्यादा 20 की उम्र में थी। 15 साल पहले वह बहुत छोटी रही होगी, जिससे ये संभावना थी कि जिस व्यक्ति को उसने मारा था वह उसका बहुत करीबी था, या उसके करीब था। कौन था? हेनरी ने धीमी आवाज़ में पूछा, जिसे सुनकर ट्रिस को कोई परेशानी नहीं हुई। मेरे पिता, ट्रिस ने कहा। मुझे खेद है, हेनरी ने कहा, उसका स्वर गंभीर था। आगे, चार्ल्स ने अपना सिर झुका लिया लेकिन अन्यथा चुप रहा। मत बनो, ट्रिस ने कहा और बिना किसी खुशी के हंसी के साथ कहा, वह एक भयानक आदमी था। एक भयानक शराबी। चुप रहने का एक और दौर, इससे पहले कि ट्रिस ने एक लंबी सांस ली। वह कभी इतना अच्छा नहीं था। उसने हमें हराने का कोई मौका नहीं गंवाया। स्टीफन ने सबसे ज़्यादा तकलीफ इसलिए झेली क्योंकि उसने हमेशा मेरी रक्षा करने की कोशिश की। वह एक गर्वित बड़ा भाई है। माँ के बीमार होने के बाद पिता की हालत और ख़राब हो गई। जब वह मर गई तो जीवन नरक बन गया। माँ बीमार होने पर भी पिता की कुछ कुंठाओं को दूर करती थी, और एक बार जब वह चली गई तो कोई भी खड़ा नहीं था जो दर्द को दूर कर सके। क्या तुमने मेरी पीठ पर निशान देखे हैं? हेनरी ने धीरे से सिर हिलाया। उसने मुझे उनमें से ज़्यादातर दिए, ट्रिस ने एक उदास मुस्कान के साथ कहा। माँ के मरने के बाद यह 1 महीने तक चलता रहा और फिर एक दिन मैं 7 साल की थी, स्टीफन 10 साल का था। वह हमेशा की तरह नशे में घर आया और स्टीफन को पीटना शुरू कर दिया। वह मेरे साथ शुरू करने वाला था, लेकिन स्टीफन हमारे बीच खड़ा था और दर्द सह रहा था। मुझे नहीं पता कि मैं क्या सोच रहा था। मुझे नहीं पता कि मैं क्या सोच रहा था। मैंने रसोई का चाकू पकड़ा, उस पर झपटा और उसे उसकी पीठ में घोंप दिया। वह चिल्लाया और मुझे तरह तरह के नाम पुकारे। उसने मुझे गिराने की कोशिश की। वह ज़्यादा मजबूत था, जितना कोई भी शराबी होता है उससे ज़्यादा मजबूत। उसने मुझे दीवार पर पटक दिया और इधर उधर भागने लगा, लेकिन मैंने खुद को संभाला। मैंने उसकी गर्दन पर हाथ रखा, चाकू निकाला और उसे फिर से कहीं और चाकू मारा। बार बार, हमेशा जगह बदलता रहा और जितना संभव हो सके उतना नुकसान पहुंचाता रहा। उसका खून मेरे पूरे शरीर पर फैल गया। इससे मैं अंधा हो गया, यह मेरे मुंह में चला गया। लेकिन मैंने खुद को नहीं बचाया, परवाह नहीं।
कम से कम उस पल में तो नहीं। मुझे उसे देखने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे उसके खून के स्वाद से भी कोई परेशानी नहीं थी। मैं बस उसे मरना चाहता था। आखिरकार वह अपने घुटनों पर गिर गया और फिर ज़मीन पर गिर गया, लेकिन मैं नहीं रुका। मैं उसे चाकू मारता रहा और रोता रहा जब तक कि स्टीफन बेहोशी से उबर नहीं गया और उसने मुझे दूर खींच लिया। ट्रिस ने एक लंबी सांस ली और अपने द्वारा कहे गए आखिरी शब्द को कुछ देर तक हवा में लटकने दिया, फिर उसने कहा। स्टीफन ने मुझे जितना हो सका उतना दिलासा दिया। मैंने आखिरकार रोना बंद कर दिया और खुद को उस कमीने के खून से साफ किया। हमने घर से जो कुछ भी मिल सकता था उसे लिया और निकल पड़े। वहाँ हमारे लिए कुछ भी नहीं बचा था। कभी कभी जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो ये बहुत ही अवास्तविक लगता है। कभी कभी मैं अभी भी महसूस कर सकती हूँ कि उसका जीवन खत्म हो रहा है, उसकी नब्ज धीमी हो रही है जो मैंने उसकी गर्दन के चारों ओर बांध रखी थी। ट्रिस ने अपना हाथ ऊपर उठाया और अपने दाहिने हाथ को कुछ देर के लिए जकड़ा और खोला, फिर हेनरी की तरफ देखा जो उसकी आंखों में सहानुभूति भरी नज़र से उसे देख रहा था। ओह, मुझे वह नज़र मत दो, उसने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा। सॉरी, हेनरी ने कहा, लेकिन उसकी आंखों में नज़र नहीं बदली। ठीक है, ट्रिस ने कहा, मुझे लगता है कि मुझे इस सब से सबसे ज़्यादा नफरत है, और जो पिछले कई सालों से मेरे साथ है, वह है मुझे कितना दुख हुआ। मेरा मतलब है, मैं भगवान के लिए रोई। ट्रायस ने वाक्य के अंत में हंसते हुए कहा जैसे कि वह इसे टाल रही थी। हेनरी ने उसके शब्दों के पीछे छिपे दर्द को सुना और उसके साथ हल्के फुल्के अंदाज में बात नहीं कर सका। उसने अपना सिर झुका लिया और चुपचाप कहा, बेशक तुम दुखी थी। वह बदमाश था, वह तुम्हारा पिता था। ट्रिस ने नाक सिकुड़ी। शायद ही, उसने कहा और फिर उसने आह भरी। लेकिन मुझे लगता है कि तुम सही हो। मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकती। यह मेरा एक भयानक हिस्सा है। यह मेरे दिमाग में हर पल से ज़्यादा स्पष्ट हो गया है। उसने कुछ देर तक अपने हाथों को देखा जैसे कि वह अभी भी अपनी हथेली में रसोई का चाकू देख सकती थी, और फिर उसने अपना सिर हिलाया और अपने घोड़े की लगाम पकड़ी। फिर उसने हेनरी की ओर देखा। तो ये रहा मेरी पहली हत्या, उसके सभी अनाकर्षक विवरणों के साथ। तुमने वही किया जो तुम्हें करना था, हेनरी ने अपनी आंखों में समझदारी भरी नज़र के साथ धीरे से कहा। हाँ, मैंने किया, ट्रिस ने धीमी आवाज़ में और थोड़ी सी घुरघुराहट के साथ कहा, और फिर उसे एक छोटी सी मुस्कान दी। हेनरी ने मुस्कुराहट का जवाब दिया और फिर उसने विनम्रता से पूछा, क्या तुम्हें कभी दोषी महसूस होता है? ट्रिस ने एक सांस ली। मैं नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन सच यह है कि हाँ, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे कहूँ। मैं इतनी दृढ़ता से मानती हूँ कि उसे जो मिला वह उसका हकदार था, और फिर भी मुझे लगता है कि मुझे उसे देने वाला नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर तुम पूछो कि क्या मैं इसे फिर से करूँगी, हाँ, मैं करूँगी, और शायद मैं फिर से रोऊंगी। कुछ मीटर तक घोड़े के खुरों की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। उसके बाद हेनरी ने अचानक कहा, तुम सही हो। हम? ट्रिस ने उलझन में पूछा। अपने दर्दनाक पितृहत्या के बारे में याद करने की वजह से वह भूल गई कि चर्चा का विषय क्या था। येलेना के बारे में, हेनरी ने स्पष्ट किया। वह अपने कामों में हम सभी की तरह ही हत्यारी है, लेकिन मुझे लगता है कि उसके दिमाग में अभी वह इतनी बड़ी नहीं है। मैं यही कहना चाह रहा था। जब मैंने कहा कि वह हमारी तरह नहीं है, तो मेरा मतलब यह नहीं था कि मैं आपका या मेरा अपमान कर रहा हूं, और न ही यह कि हमें जीवित रहने के लिए क्या करना पड़ा है। मेरा मतलब था कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के रूप में कह रहा हूं जो ये समझ सकता है कि हम जिस दौर से गुजरे हैं, हर कोई उससे बच नहीं सकता। हर कोई खुद को हत्या करने के लिए समर्पित नहीं कर सकता और इतना आत्मनियंत्रण नहीं रख सकता कि वह दोस्तों और दुश्मनों में अंतर कर सके। जब उसने मुझे अपनी पहली 3 हत्याओं के बारे में बताया तो मैंने उसकी आंखों में कुछ देखा और उसकी आवाज़ में कुछ सुना। मैंने देखा कि कुछ टूटने की कगार पर था, और मैं खुद को इसे टूटते हुए नहीं देख पाया। वहाँ एक मासूमियत है जिसे मुझे लगता है कि संरक्षित किया जाना चाहिए। इसलिए मैं कल उसके साथ बाहर गया था। मैंने खुद को जान लेने के लिए तैयार कर लिया है। इसलिए मैंने उसकी जगह ऐसा करने की पेशकश की। मुझे लगा कि उसे मेरी मदद की ज़रूरत है और उसने इसे स्वीकार कर लिया। मुझे लगता है कि मैं समझ गई हूँ, ट्रिस ने कहा, और उसके गालों पर लाली छा गई। मुझे खेद है कि मैं थोड़ी देर के लिए आप पर भड़क गई। हेनरी ने उसे विदा करते हुए अपना सिर हिलाया। माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसने विनम्रता से कहा, और ट्रिस के गाल और भी लाल हो गए जब उसने दूसरी ओर देखा। हेनरी ने इसे मामूली बात समझकर टाल दिया होगा, लेकिन ट्रिस इस बात को नहीं भूल पाई कि उसने सिर्फ हत्यारा शब्द पर विवाद के कारण अपनी छोटी सी टिप्पणी नहीं की थी। अगर यह सिर्फ उस शब्द के कारण होता तो हेनरी की येलेना की कमर पर हाथ रखने की छवि उसके दिमाग में बार बार नहीं आती। हेनरी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वह इस तथ्य से ग्रस्त था कि उसकी येलेना सहायता के लिए उससे कहीं ज्यादा था जितना वह साझा कर सकता था। येलेना ने 3 शताब्दियों में से ज्यादातर समय अकेलेपन में जिया है। उसका दिमाग उसकी अमरता के कारण अच्छी तरह से जुड़ा हुआ लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि यह बकवास है। मन शरीर से अलग है, और मैं कह सकता हूं कि कोई भी व्यक्ति टूट सकता है।
खास तौर पर एक अमर चुड़ैल जिसे नरक जाने का वादा किया गया हो। एक अमर चुड़ैल जो एक नरकीय स्पॉन भी है। उस वाक्यांश में कुछ अशुभ था और येलेना को मारने के लिए सिस्टम की खोज में जोड़ा गया। हेनरी ने नहीं सोचा कि हत्या के अपराध के कारण उसके दिमाग को टूटने देना चीज़ों में मदद करेगा। वह उसे मारने के लिए मजबूर नहीं होना चाहता था, तब नहीं जब उसने पहले ही सिस्टम को चुनौती देने और उसे मुक्त करने का फैसला कर लिया था। वहाँ चार्ल्स ने अचानक आगे से मधुर स्वर में पुकारा क्योंकि उसने अपने घोड़े को रोक दिया। ट्रिस और हेनरी ने अपने घोड़ों को उसके बगल में रोक दिया। जहाँ तीनों रुके थे वह थोड़ी ऊंचाई पर था और आगे खदान का स्पष्ट दृश्य दिखाई देता था। खदान के उद्घाटन से बाहर जाने वाली एक खदान रेलवे थी जिसे लकड़ी के ब्रेजेस द्वारा रोका गया था। रेलवे के पार खदान की गाड़ियां थीं जो ज्यादातर चट्टानों और कुछ अयस्क के टुकड़ों से भरी हुई थीं। खदान के उद्घाटन से कुछ मीटर की दूरी पर एक लकड़ी की वैगन थी जो बक्सों से लदी हुई थी। सभी पर लेखन और प्रतीकों के निशान थे जिन्हें दूर से समझना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन हेनरी को यकीन था कि ये चेतावनी संकेत थे जो उन्हें संभालने के लिए सावधानी बरतने का आग्रह कर रहे थे क्योंकि उनमें विस्फोटक थे। वैगन की रखवाली खदान के प्रभारी खनन कंपनी द्वारा नियुक्त गार्ड कर रहे थे। कुछ गश्त पर टहल रहे थे जबकि कुछ अन्य लकड़ी की मेज के चारों ओर बैठकर बोतलों के साथ ताश के खेल खेल रहे थे। तो हम ये कैसे कर रहे हैं? हेनरी ने चार्ल्स से पूछा। आप फैसला क्यों नहीं करते? चार्ल्स ने मुस्कुराते हुए उससे कहा। यह आपका ऑपरेशन है, हेनरी ने कहा। यह हम सबका है, चार्ल्स ने पलटकर जवाब दिया। निर्णय करें। हेनरी ने ऐसा अभिनय किया जैसे वह इस पर कुछ सोच रहा था और फिर उसने कंधे उचकाते हुए कहा, मैं उन्हें लकवाग्रस्त करने पर विचार कर सकता हूं लेकिन इसके लिए मुझे करीब जाना होगा। आखिरकार रिवॉल्वर की रेंज इतनी ही होती है। ट्रिस ने सिर हिलाया और उसकी सुंदर भौहें सिकुड़ गईं। अगर हम उन्हें राइफल या रिपीटर से अलग कर दें तो जैसे ही पहला मरेगा बाकी प्रतिक्रिया करेंगे और अराजकता में वैगन पर मिसिफाया हो जाएगा। मैं शर्त लगाने को तैयार हूं कि वे इतने होशियार नहीं हैं। हेनरी ने अपने होंठ सिकुड़े। मैं तब उनके पास जाऊंगा, या कम से कम करीब तो आऊंगा। हम यहाँ से आपका समर्थन करेंगे और जब हमें ज़रूरत होगी तब हम आपके पास आएंगे, चार्ल्स ने कहा। हेनरी ने सिर हिलाया और निक्स की तरफ इशारा किया, लेकिन जैसे ही उसका घोड़ा दौड़ने लगा चार्ल्स ने उसे आवाज़ दी, रुको, उनके पास सही रास्ते से जाओ। अगर तुम यहाँ से उन पर जाओगे तो वे ट्रिस और मुझे देख सकते हैं। उनका ध्यान भटकाओ। ट्रिस ने सहमति में सिर हिलाया। होशियार, उसने कहा, ध्यान भटकाओ। एक तेज सिर हिलाकर हेनरी सहमत हो गया और निक्स को फिर से दौड़ने के लिए कहा। सलाह के अनुसार उसने खदान के मुख्य रास्ते को लिया। जब उन्होंने उसे लक्ष्य के करीब सर पर दौड़ते देखा तो ट्रिस ने पूछा, वह ठीक रहेगा, है न? चार्ल्स ने हंसते हुए अपनी काठी में आगे की ओर झुकते हुए कहा, वह तुमसे और मुझसे कहीं बेहतर प्रदर्शन करेगा, ये पक्का है। गश्त पर तैनात दो गार्डों ने हेनरी को सबसे पहले देखा। उन्होंने अपनी चाल रोकी और उसकी ओर देखा क्योंकि उसका घोड़ा तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसका चेहरा उसकी काली टोपी के किनारे की छाया से थोड़ा ढका हुआ था। एक हल्की हवा ने उसके कोट को इतना उड़ा दिया कि वे उसकी बंदूकों की झलक देख पाए। रुको, सबसे पहले मिले दो गार्डों में से एक ने हाथ आगे बढ़ाकर पुकारा। यह क्षेत्र प्रतिबंधित है। हेनरी ने कुछ नहीं कहा। करीब आते समय उसने चारों ओर अपनी आंखें घुमाईं और उन सभी गार्डों को देखा जिनकी उसे चिंता थी। उनमें से लगभग 15 थे, जिनमें कार्ड गेम खेलने वाले भी शामिल थे। जब वह सामान्य था तब भी ये संख्याएं चिंता का कारण नहीं थीं। हालांकि उसके करीब आने का एक कारण था और वह था विस्फोटकों को सुरक्षित रखने की कोशिश करना। निक्स, तुम इसे प्राप्त कर सकते हो, है ना? उसने पूछा। निक्स ने ऐसा खर्राटा लिया जैसे वह लगभग अपमानित हो गई हो। उसे पूछना भी पड़ा। इससे पहले कि वे पलक झपका सकें उसने कहा, अच्छा। हेनरी ने उसे बताया और फिर अपनी काठी से उतरकर उसके सामने खड़े गार्ड की ओर कुछ कदम बढ़ाए। अरे अरे अरे, गार्ड ने कहा और अपनी राइफल को इस तरह से रखा कि वह एक पल में ही गोली चला दे। मैंने तुमसे कहा था तुम यहाँ नहीं आ सकते। मुझे यहाँ से कुछ चाहिए, हेनरी ने गार्ड से कुछ मीटर पीछे वैगन की ओर देखने से पहले शांति से कहा। उस जगह के पास जहाँ आराम से बैठे गार्ड अभी भी अपने कार्ड गेम में व्यस्त थे। गार्ड ने हेनरी की नज़र का अनुसरण किया जबकि उसके साथी ने हेनरी को घूरने और अपनी राइफल को धमकाने वाले अंदाज में रखने का जिम्मा संभाला। वैगन, गार्ड ने हेनरी की ओर देखते हुए कहा, तुम वैगन लेना चाहते हो? हाँ, हेनरी ने सिर हिलाते हुए कहा। क्या यह मजाक है? गार्ड ने पूछा और वह अपनी राइफल को कॉक करते हुए मुस्कुराने से लेकर भौहें सिकुड़ने लगा। नहीं, हेनरी ने जवाब दिया और एक झटके में और एक तेज खींचतान में, जिससे उसका हाथ दो गश्ती गार्डों की नज़रों से ओझल हो गया, उसने अपने होलिस्टर से हाइड्रास्टिंग निकाला और गार्ड की छाती में गोली दाग दी। अरे, गार्ड ने चौड़ी आंखों से कहा। उसने अपने घाव पर हाथ रखा और अपनी राइफल को जमीन पर गिरा दिया, फिर जोर से उसके पीछे गया। किल रिवार्ड 6 एक्सपी। दूसरे गार्ड ने अपनी बंदूक तानने की कोशिश की,
लेकिन हेनरी ने उसे आसानी से अपने हाथ से छीन लिया और बैरल से उसके चेहरे पर वार किया, जिससे वह जमीन पर गिर गया। पहले गार्ड हेनरी की गोली से उसके शरीर की नसें बाहर निकल रही थीं और एक हरे रंग की गैस लीक हो रही थी। जैसे ही दूसरे गार्ड ने इसे सांस में लिया, उसने महसूस किया कि उसकी मांसपेशियां अचानक लकवाग्रस्त हो गई हैं, जिसका वह विरोध करने में असमर्थ था, चाहे वह कितना भी प्रयास क्यों न कर ले। वहीं रुको, हेनरी ने उसे हाइड्रा के डंक को उनलीज गार्ड की ओर इंगित करने से पहले कहा जो अपने कार्ड गेम खेल रहे थे। गोली की आवाज़ ने उन्हें पहले ही सचेत कर दिया था, लेकिन जब तक वे अपने पैरों पर खड़े हुए इतनी तेजी से कि उन्होंने अपनी कुर्सियां गिरा दी, हेनरी ने उनमें से एक को पहले ही लेस देन नंबिंग गैस ग्रेटर देन की गोली मार दी थी। किल रिवार्ड 6 एक्सपी। आपने स्किल एक्सपी प्राप्त कर ली है। हेनरी ने स्किल एक्सपी के बारे में अधिसूचना पर अपनी भौं उठाए। उसे इसे अनदेखा करने की इतनी आदत हो गई थी कि उसने इसे काफ़ी समय तक नहीं देखा था, भले ही उसने अपने मार्क्समैनशिप कौशल को सक्रिय करके अपने हर शॉट को फायर करना सुनिश्चित किया था। मार्क्समैनशिप को लेवल अप करने के बाद उसने जो 2 उपकौशल त्वरित सोच और पुनः लोड प्राप्त किए थे, उन्होंने ऐसा किया कि चाहे उसे अतिरिक्त 5% सटीकता की आवश्यकता हो या नहीं, और उसे आमतौर पर इसकी आवश्यकता नहीं थी, वह इसे हमेशा सक्रिय रखेगा। निक्स, हेनरी ने गोली चलाने से ठीक पहले आवाज़ लगाए। इस पर निक्स ने जवाब दिया और अपनी तरफ से सरपट भागा, लगभग सीधे रास्ते में, वैगन को टक्कर मारने के लिए और उसे पीछे की ओर लुढ़काते हुए आग की रेखा से दूर ले गया। अन्य अवकाश रक्षकों ने अपने ही एक को मरते हुए देखा और इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, एक काला घोड़ा उनकी दिशा में तेजी से भागता हुआ आया, उनकी आंखों से कहीं ज्यादा तेजी से। जब उन्हें एहसास हुआ कि निक्स का लक्ष्य वैगन था न कि वे, तो उन्होंने अपना ध्यान वापस हेनरी की ओर लगाया। अफसोस, निरीक्षण में बिताए गए उस सेकंड या उससे भी ज्यादा समय ने लेस देन सुन्न करने वाली गैस ग्रेटर दैन के हरे बादल को फैलने दिया। उन्होंने इसे सांस में लिया, उनकी मांसपेशियां जगह पर अकड़ गईं और वे जमीन पर गिर पड़े। प्रतिक्रिया न कर पाने की वजह से उनकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। इस बीच ट्रिस और चार्ल्स ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं जब उन्होंने हेनरी को एक गार्ड के पास जाते देखा, और जब उसने अपनी बंदूक चलाई तो चार्ल्स अपनी काठी में पीछे की ओर झुक गया। अच्छा, उसने शुरू कर दिया, चार्ल्स ने कहा। क्या हम हस्तक्षेप करें? ट्रिस ने पूछा। रुको, चार्ल्स ने कहा। उन्होंने देखा कि हेनरी ने एक अवकाश गार्ड को मार डाला, लेकिन उनका ध्यान जल्दी से उसके घोड़े पर चला गया जो सरपट दौड़ रहा था और वैगन से टकरा रहा था। यह क्या कर रहा है? चार्ल्स ने उलझन में पूछा। इसे आग की रेखा से बाहर निकाल रहा है, ट्रिस ने मुस्कुराते हुए कहा, स्मार्ट घोड़ा। ट्रिस के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई जब उसने देखा कि बाकी गार्ड हेनरी के पास आकर अपनी बंदूकें तानने लगे। अब, ट्रिस ने पूछा, लेकिन उसने पहले ही अपने घोड़े को जोर से धक्का दे दिया था, जिससे वह आगे बढ़ने से पहले अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया। हाँ, चार्ल्स ने उत्तर दिया और उसने अपने घोड़े को भी हिलाया और ट्रिस के पीछे आगे बढ़ा। हेनरी ने देखा कि गार्ड इकट्ठा हो गए हैं और वे उसकी ओर भाग रहे हैं। उसने उन्हें अपनी बंदूकें उठाते और निशाना साधते हुए देखा, जिससे उसे ठीक से और काफ़ी शांति से ये तय करने में मदद मिली कि उसे कहाँ छलांग लगानी है। अपनी चपलता के स्तर के साथ, वह दुश्मन की तुलना में तेज़ी से प्रतिक्रिया कर सकता था और गोलियों के बंदूकों से निकलने से पहले ही उनकी नज़रों से ओझल हो गया था। झुंझलाहट में अपने दांत पीसते हुए, गार्ड ने अपनी बंदूकों की नली उसकी ओर घुमाई, लेकिन 2 बदकिस्मत लोगों के माथे हेनरी की कांस्य और सोने से रंगी बंदूक से निकली गोलियों से छलनी हो गए थे। मारने का इनाम 6 एक्सपी। मारने का इनाम 6 एक्सपी। अन्य लोगों ने गोली चलाना जारी रखा, लेकिन उनमें से 2 ने अपनी पीठ को मोड़ा और दर्द से चिल्लाए, इससे पहले कि वे आगे की ओर गिरें, मर गए। कुछ जीवित लोगों में से कुछ ने पीछे मुड़कर देखा कि कौन उन पर पीछे से गोली चला रहा था। जैसे ही उन्होंने चार्ल्स और ट्रिस को सरपट दौड़ते हुए देखा, उन्होंने अपना ध्यान उन पर केंद्रित किया और गोली चला दी। घोड़े उन पर निर्देशित गोलियों से घबरा गए, वे जिस रास्ते पर सरपट दौड़ रहे थे उससे भटकते हुए जोर से हिनहिनाने लगे, जिससे ट्रिस और चार्ल्स के निशाने चूक गए। और फिर अचानक निक्स वहां आ गई। अगर कोई भी गार्ड उस पर ध्यान दे रहा होता तो भी वे उसे नहीं देख पाते। रहस्यमय धुंध में उसके शरीर से छाया निकल रही थी, वह ऐसी लग रही थी जैसे वह शून्य से प्रकट हुई हो। आक्रामकता से हिनहिनाते हुए निक्स अपने पिछले पैरों पर खड़ी हुई और फिर अपने सामने के खुरों से शक्तिशाली प्रहार किए, जिससे हड्डियां टूट गईं और उसका शिकार मर गया। निक्स ने एक को मार डाला है। निक्स को 10 एक्सपी मिले हैं। हाँ, इसे ले लो, निक्स ने थोड़ी चीख के साथ कहा और हरकत के प्रवाह में उसने अपने आगे के खुरों को नीचे लाया, घूमी और अपने पिछले पैरों से दूसरे गार्ड पर जोर से लात मारी। इस प्रहार से गार्ड के सिर पर चोट लगी और वह उड़कर दूर एक चट्टान से जा टकराया। उसने चट्टान पर जोर से मारा, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह संपर्क में आने से पहले ही मर चुका था। निक्स ने एक को मार डाला है। निक्स को 10 एक्सपी मिले हैं। बचे हुए 3 गार्ड में से हेनरी ने एक को मार डाला। मारने का इनाम 6 एक्सपी। ट्रिस ने अपने घोड़े को शांत किया, उचित निशाना साधा और दूसरे को मार डाला।
और निक्स चिल्लाते हुए मर जाओ सर पर दौड़ी और तीसरे पर बार बार तब तक रौंदती रही जब तक कि उसकी आंखों की रोशनी चली नहीं गई। निक्स ने शिकार किया है। निक्स को 10 एक्सपी मिले हैं। जब हेनरी को सूचना मिली तो उसने देखा कि निक्स अपने टूटे हुए शिकार से दूर भाग रही है और अपने बालों को शोहर्स की तरह शान से इधर उधर उछाल रही है, जैसे उसने अभी अभी कोई क्रूर शिकार नहीं किया हो।